AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा। आज हम लोग अपने सब्जेक्ट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर में यूनिट 3 पे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो वन शॉट रहने वाला है, यानी कि एक ही वीडियो में हम कंप्लीट यूनिट पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले यूनिट 2 और यूनिट 1 पे हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो यूनिट 3 बेसिकली इसमें कुछ और नए टॉपिक्स आएंगे। हम अपने सिलेबस को फॉलो करते हुए वन बाय वन टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए हम अपने यूनिट 3 के सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे प्लेटफॉर्म यूनिक सीरीज के वेबसाइट पे आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आप इस कूपन कोड को यूज़ करके एक अच्छा डिस्काउंट आप पा सकते हैं। हमारे यूनिट 3 का जो सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है वो है फेरो सीमेंट, यानी कि हम जानेंगे कि फेरो सीमेंट क्या होता है, फेरो सीमेंट की प्रॉपर्टीज और इससे रिलेटेड सारे टर्म्स के बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि फेरो सीमेंट होता क्या है। ओके, तो फेरो सीमेंट बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है जो कि चिकन मेश के ऊपर जब हम कंक्रीट की एक लेयर फॉर्म करते हैं, एक लेयर बनाते हैं लाइक दिस, तो वो एक फेरो सीमेंट बन जाता है। यहाँ पे लिखा है फेरो सीमेंट इज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंपोज्ड ऑफ सीमेंट मोटार, यानी सीमेंट से बना हुआ जो मसाला होता है। सीमेंट से मसाला का मतलब है कि उसमें सीमेंट, बालू और पानी के मिक्सचर जो मोटार होता है उसको, एंड डेंसली डिस्ट्रीब्यूटिंग लेयर वायर मेश। वायर मेश यानी कि जो चिकन मेश होता है लाइक दिस, इसे चिकन मेश बोलते हैं। ठीक है, तो चिकन मेश के ऊपर जब हम सीमेंट मोटार का एक कोटिंग करते हैं, चिकन मेश या फिर थीन स्टील लेयर भी हो सकता है। बेसिकली चिकन मेश या फिर जो स्टील एनफोर्समेंट है उसका पर्पस होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें मिल जाएगा वायर मेश से या फिर स्टील एनफोर्समेंट से। तो जब हम वायर मेश या फिर स्टील एनफोर्समेंट के ऊपर इस तरह से मोटार का लेयर लगाएंगे, ऊपर और नीचे दोनों साइड, तो हमें जाकर के फेरो सीमेंट मिल जाएगा। तो दिस कंपोजिट्स क्रिएट अ थीन वॉल स्ट्रक्चर दैट स्ट्रॉन्ग, जो कि स्ट्रॉन्ग होगा, ड्यूरेबल होगा एंड एडप्टेबल होता है। ठीक है, वेरियस शेप में इसको हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको शेप में हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मेकिंग इट सुटेबल फॉर बिल्डिंग वाइड रेंज एंड स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग वाटर टैंक। वाटर टैंक बनाने में भी मेन आपका चिकन मेश का यूज़ किया जाता है, फेरो सीमेंट की हेल्प से वाटर टैंक बनाया जाता है। तो ये होता है आपका फेरो सीमेंट। ठीक है, फेरो सीमेंट इज अ थीन वॉल रेनफोर्स कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। ये थीन वॉल, पतला वॉल रेनफोर्समेंट के प्रोवाइड करने वाले जो हमें वॉल बनाना होता है, तो वहाँ पे हम फेरो सीमेंट का हेल्प ले सकते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ सीमेंट मोटार रेनफोर्समेंट विच क्लोजली स्पेस्ड वायर मेश जो क्लोजली स्पेस्ड होता है, यानी कि लाइक दिस क्लोजली स्पेस, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके बीच में जो एज जो ग्रिड होगा, तो ग्रिड बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्लोजली होना चाहिए। और इसके ऊपर आपको सीमेंट का मोटार का एक लेयर लगा देते हैं, तो आपका फेरो सीमेंट बन जाता है। थिकनेस की बात करें तो ये बहुत कम होता है, 10 से 40 mm इसकी थिकनेस होनी चाहिए। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थीन रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट, इसे एक और नाम से जानते हैं, डेट इज थीन रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट। ये इमेज आप देख सकते हैं, ये अंदर में चिकन मेश है और चिकन मेश के ऊपर में, यहाँ देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन है, चिकन मेश के ऊपर में ऊपर से और नीचे साइड से, दोनों साइड से हम सीमेंट मोटार लगा रहे हैं। सीमेंट मोटार लगाने से क्या होगा, सीमेंट मोटार होगा वो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देगा, और जो आपका चिकन मेश है या फिर जो वायर मेश है वो आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देगा। और किसी भी स्ट्रक्चर को ड्यूरेबल स्ट्रांग होने के लिए यही दोनों स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। तो ये आपका फेरो सीमेंट है। फेरो सीमेंट इज अ फॉर्म ऑफ रेनफोर्स कॉन्क्रीट यूजिंग वायर मेश। एक काइंड ऑफ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट है जो कि वायर मेश की हेल्प से बना हुआ होता है, फिर स्मॉल डायमीटर स्टील रॉड, स्मॉल डायमीटर की जो स्टील रॉड होती है ना, उसकी हेल्प से बना हुआ होता है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया था पियर ल्यूगी नर्वी के थ्रू डेवलप किया गया था। इटली के ये साइंटिस्ट थे, 1940s में डेवलप किया गया था। ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ इमेज है,
ठीक है। अब हम बात करेंगे फेरो सीमेंट बनाने के लिए कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूट जरूरत होती है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट है, कौन कौन से मटेरियल चाहिए हमें फेरो सीमेंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो आपको मैंने बताया कि सबसे पहले एक तो वायर मेश चाहिए, दूसरा सीमेंट मोटार चाहिए। ये दो मेन कंपोजिट है फेरो सीमेंट का। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सीमेंट मोटार क्या होता है। तो सीमेंट मोटार आप जानते हैं मसाला, आसान सी भाषा में जिसे मसाला बोलते हैं। ये बना होता है आपका सीमेंट से, बालू से, या इसमें हम एग्रीगेट भी डाल सकते हैं और फिर इसमें वाटर और एडिटिव अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार डालते हैं। तो रिच मोटार मिक्स जनरली जो अच्छे मोटार मिक्स होता है 1:2 to 1:3, यानी कि 1:2 से लेकर के 1:3 के बीच में एक अच्छा मोटार माना जाता है, जिसमें 1 आपका सीमेंट है और 2 आपका सैंड है। ठीक है, ये आपका एक स्टैंडर्ड और एक अच्छा मोटार की रेशियो माना जाता है। वहीं अगर वाटर और सीमेंट रेशियो की बात करें तो 0.4 से लेकर के 0.5 होनी चाहिए। फाइन एग्रीगेट डालते हैं तो फाइन एग्रीगेट जो छोटा एग्रीगेट को बोलते हैं, उसको शुड बी पास 2.36 IS सीव, इंडियन स्टैंडर्ड की जो सीव एनालिसिस है उसमें जो सीव आता है 2.3 mm की, तो उससे जो कंक्रीट जो एग्रीगेट पास हो जाएंगे उसको हम यूज़ कर सकते हैं सीमेंट मोटार में। तो सीमेंट मोटार क्रिया है पहला। दूसरा आपका वायर मेश रेनफोर्समेंट, या फिर इसे चिकन मेश भी बोलते हैं। ठीक है, ये आयरन का बना होता है चिकन मेश, हेक्सागोनल शेप में होता है। हेक्सागोनल शेप लाइक दिस, ये देख रहे हैं आपका हेक्सागोनल शेप में भी हो सकता है, ऐसे हेक्सागोनल ये है ना, ये वाला हेक्सागोनल शेप का होता है। ठीक है, तो हेक्सागोनल शेप का हो सकता है या फिर स्क्वायर पैटर्न का भी हो सकता है। वायर के डायमीटर 0.5 से लेकर के 1.5 mm तक होनी चाहिए। इसकी जो वायर आपकी, तो वायर के बीच में जो स्पेसिंग होगा तो वो होना चाहिए 5 से लेकर के 20 mm तक। प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैंने आपको बताया कि जो वायर में से होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ के कारण ही उसमें क्रैक डेवलप नहीं होता है, क्रैक रेजिस्टेंस मटेरियल बन जाता है। तो दोनों क्लियर है। तीसरा आपका स्केलेटेड स्टील एनफोर्समेंट। ठीक है, तो ये आपका काइंड ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल है। ठीक है, समटाइम स्मॉल डायमीटर स्टील रॉड 3 to 6 मीटर, कभी कभी स्मॉल डायमीटर की रॉड यूज करते हैं जो कि 3 से लेकर के 6 mm डायमीटर की होती है। आर यूज फॉर स्केल्टन यानी कि एक सांचा बनाने के लिए, ढांचा बनाने के लिए। यहाँ देख सकते हैं इस वाले में जैसे ढांचा टाइप का बनाया गया है, तो इस तरह का उसके बाद ऊपर से मोटार अप्लाई किया जाता है। तो इसके लिए स्केल्टन बनाने के लिए हम स्मॉल डायमीटर का रेनफोर्समेंट यूज करते हैं ताकि एक शेप और स्टिफनेस दे सके स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो ये था आपका, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फेरो सीमेंट। क्लियर है। अगला जो हमारा सब टॉपिक है वो प्रॉपर्टी ऑफ फेरो सीमेंट। फेरो सीमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो ये आपका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, क्योंकि इसमें हम मेश का यूज कर रहे हैं। मेश आप जानते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई हो जाती है। क्रैक रेजिस्टेंस बन जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर किसी कंपोनेंट में है तो वो उस कंपोनेंट को क्रैक रेजिस्टेंस बना देगा। ठीक है, क्योंकि क्रैक को रजिस्ट करने के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ की ही जरूरत पड़ती है। फाइन क्रैक कंट्रोल बाय मेश। लाइट वेट, हल्का होता है। थिकनेस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, ये डक्टाइल एंड टफ भी होता है। एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर फेलियर, फेलियर होने से पहले जो फेलियर तक जितना फोर्स लगता है उसको, मैक्सिमम फोर्स को ये एब्जॉर्ब कर पाता है। ड्यूरेबल होता है। रजिस्ट लीकेज, इसी वजह से इसको वाटर टैंक में यूज करते हैं और इम्पैक्ट को भी ये रजिस्ट कर पाएगा। ठीक है, हाई इम्परमेबिलिटी होती है इफ मोटार इज वेल कॉम्पैक्टेड। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी है फेरो सीमेंट की। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन मेथड। फेरो सीमेंट हमने जान लिया क्या होता है, उसकी जो क्या क्या मटेरियल यूज करते हैं और उसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो उसके हिसाब से वो मटेरियल की हेल्प से हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रोसेस होती है फ्रेमवर्क प्रिपरेशन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रेमवर्क बनाएंगे। फ्रेमवर्क बनाने से मतलब है कि लाइक इस तरह से वायर मेश की हेल्प से फ्रेम बनाएंगे एक। ठीक है, एक बेस तो होना चाहिए ना, तभी तो उस पर मोटार जाकर के सपोर्ट की तरह काम करेगा ये फ्रेमवर्क। ठीक है, तो फ्रेमवर्क बनाएंगे यूजुअली सिंपल और समटाइम नॉट रिक्वायर्ड, कभी कभी रिक्वायर्ड भी नहीं होता है, लेकिन जनरली बनाते हैं इसे। सेकेंड आपका प्लेसमेंट ऑफ स्केलेटन। ठीक है, प्लेसमेंट ऑफ स्केलेट रॉड टू गिव शेप। हम स्केलेट रॉड प्लेस करेंगे ताकि उसे हम एक शेप दे सके, लाइक दिस शेप दे सके, इस तरह का एक शेप दे सके। ठीक है, उसके बाद आप करें, उसके बाद फिक्सिंग ऑफ वायर मेश अराउंड स्केलेटन। उसके बाद जो हमने स्केलेटन बनाया है, जो इस तरह का स्केलेटन बनाया है, तो उसके आसपास हम वायर मेश लगाएंगे ताकि सपोर्ट मिल सके। ठीक है, वायर मेश को फिक्स करेंगे।
एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सीमेंट मोटार। उसके बाद ऊपर से जो सीमेंट मोटार हमने यहाँ पे जो घोल बनाया है, जो मसाला बनाया है, उसके ऊपर से अप्लाई कर देंगे मसाला। ठीक है, सीमेंट मोटार बाय हैंड या फिर प्लास्टिंग या फिर गर्निंग के थ्रू हम तीनों मेथड में से किसी भी मेथड के थ्रू हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका क्यूरिंग की ज़रूरत होगी, 7 से 14 दिन तक इसको क्यूरिंग करेंगे ताकि इसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ डेवलप हो सके। तो ये प्रोसेस को फॉलो करके हम फेरो सीमेंट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ फेरो सीमेंट की बात करें, फेरो सीमेंट स्ट्रक्चर जो होती है उसकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है, तो उसमें सबसे पहला आता है आपका बेस्ड ऑन रेनफोर्समेंट अरेंजमेंट। जो हमने रेनफोर्समेंट यूज़ किया था, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, उसके अरेंजमेंट के बेसिस पे इसे क्लासीफाई किया जाता है। इसमें सबसे पहला आता है आपका स्केलेटन फेरो सीमेंट। ठीक है, इसमें आपका स्मॉल स्टील डायमीटर रॉड को यूज़ किया जाता है और उसके ऊपर मैश के थ्रू सपोर्टिंग प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं इस वाले में, यहाँ देखिए सबसे पहले स्मॉल डायमीटर रॉड को यूज़ किया गया, उसके ऊपर से मेश को अप्लाई किया गया है। देख सकते हैं छोटा छोटा मेश अप्लाई किया गया। तो ये होता है आपका पहला। दूसरा होता है आर्मेचर फेरो सीमेंट। ठीक है, आर्मेचर फेरो सीमेंट ओनली मल्टीपल लेयर ऑफ वायर मेश यूज। ठीक है, इसमें स्टील जो स्मॉल डायमीटर की स्टील यूज नहीं होती, ओनली मल्टीपल लेयर, एक नहीं मल्टीपल लेयर वायर मेश का ही यूज किया जाता है। एंड देन उसके ऊपर कोटिंग करेंगे मोटार का, एंड देन वी विल गेट फेरो सीमेंट। तो ये आपकी पहली क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन रेनफोर्समेंट अरेंजमेंट। सेकेंड है बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग मेथड। जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे थे, ये मैन्युफैक्चरिंग जो मेथड है, कंस्ट्रक्शन मेथड है, इसके बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आपका, मैंने आपको यहाँ बताया था कि जब ये वाली प्रोसेस हम कंप्लीट कर लिए थे, यहाँ तक वायर मेश को फिक्स कर लिए थे, तो हम उसके ऊपर सीमेंट की जो मोटार थी वो अप्लाई करना था। अप्लाई करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन थे, या तो हाथ से हम उसको लेयरिंग करेंगे, या फिर प्लास्टर जो उसके प्लास्टर की इक्विपमेंट आती है उसके थ्रू लेयरिंग करेंगे, या फिर गनिंग के थ्रू हम लेयरिंग करेंगे। तो ये तीनों के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, यही क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले आता है हैंड प्लास्टिंग मेथड। ठीक है, मोटार इज मैनुअली अप्लाइड। ठीक है, ऑन मेश, जो मेश हमने बनाया है उस पर मैनुअली हाथों से मोटार को अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड हैंड प्लास्टिंग मेथड। एंड द सेकेंड वन इज गनिंग। ठीक है, गंटिंग जिसे बोलते हैं मेथड। मोटार स्प्रे एट हाई वेलोसिटी पे लाइक गन के थ्रू उस पर स्प्रे करते हैं, स्प्रेइंग मेथड भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड है आपका सेमी मैकेनाइज्ड प्रोसेस। कॉम्बिनेशन होता है आपका प्लास्टिंग और स्प्रेइंग का। ठीक है, आधा पोर्शन प्लास्टिंग से करेंगे, या फिर जहाँ तक हम प्लास्टर से कर सकते हैं वो करेंगे, एंड देन जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होगा स्प्रेइंग का, तो वहाँ पे हम स्प्रेइंग पे करेंगे। तो ये सेकेंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग मेथड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फेरो सीमेंट क्लियर है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन क्या क्या है फेरो सीमेंट का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिए। तो वाटर रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जहाँ पे आप पानी को स्टोर करते हैं, जहाँ पे पानी को ट्रांसफ़र करते हैं, जहाँ पे पाइप के जगह पे हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज़ करते हैं, स्विमिंग पूल हो गया, तो ये सब जगह पे आप फेरो सीमेंट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक क्रैक रेजिस्टेंस मटेरियल बनता है। तो वाटर रिलेटेड स्ट्रक्चर जैसे कि ओवरहेड टैंक, जो आपका वाटर टैंक होता है, जो आपका एलिवेटेड होता है। ठीक है, बीम के हेल्प से एलिवेटेड होता है वाटर टैंक, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। सेप्टिक टैंक में यूज़ कर सकते हैं इसको, स्विमिंग पूल में भी इसको यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। बोट बनाने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बराज हो गया, सेल हो गया, तो ये सब जगह पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं फेरो सीमेंट को बहुत ईजिली। सेकेंड आपका बिल्डिंग कंपोनेंट में भी इसको यूज़ किया जाता है, जैसे रूफिंग पैनल, जो छत की जो पैनल होती है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वॉल पैनल हो गया, लिंटर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, दरवाज़ा भी इससे बनता है, विंडो भी बन सकता है, विंडो की चौखट बना सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज प्री फैब्रिकेटेड हाउसिंग यूनिट में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। प्री फैब्रिकेटेड हाउसिंग यूनिट यानी कि जो ऐसे यूनिट घर के जो जैसे वॉल है, रूफ है, उसको हम किसी इंडस्ट्री में ऑलरेडी बना लेंगे, एंड देन उसको साइट पे ला करके असेंबल करते हैं, तो वो प्री फैब्रिकेटेड के लिए हम फेरो सीमेंट का बहुत वाइडली यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सेलोज हो गया, ब्रिज हो गया, प्रीकास्ट कवर, ड्रेनेज स्लैब हो गया। ठीक है, तो ये सब जगह पे यूज़ करता है। सेकंड नेक्स्ट आपका रिपेयर और स्ट्रेनिंग में, यानी कि अगर कोई कंपोनेंट खराब है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी फेरो सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं, और फिर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेटिंग ऑफ आरसीसी बीम के स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, स्लैब और कॉलम को बढ़ाने के लिए, रेट्रो फिटिंग ऑफ ओल्ड स्ट्रक्चर को रेट्रो फिटिंग यानी कि रिनोवेशन कराने की जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशन है। अब हम बात करते हैं, आपको लग रहा होगा कि फेरो सीमेंट और आरसीसी, क्योंकि आरसीसी में भी हम यूज़ करते हैं बार्स को,
और फेरो सीमेंट में भी कुछ उसी तरह का यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन शॉर्ट में फेरो सीमेंट को एक छोटे स्केल के लिए यूज़ किया जाता है और आरसीसी को बड़े स्केल के लिए यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको बस कहानी बताऊं ताकि आपके माइंड में इमेज क्लियर रहे। थिकनेस की बात करें तो फेरो सीमेंट की थिकनेस 10 से लेकर के 40 mm होती है। वहीं अगर आरसीसी की बात करें तो 100 mm या इससे ज़्यादा ही होती है। रेनफोर्समेंट की बात करें तो फेरो सीमेंट में वायर मेश या फिर स्मॉल डायमीटर की रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं। वहीं आरसीसी में स्टील बार या लार्ज डायमीटर का यूज़ करते हैं। स्ट्रेंथ की बात करें तो हाई स्ट्रेंथ और क्रैक रेजिस्टेंस होता है। ये आरसीसी भी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों प्रोवाइड करता है, तो ओवरऑल ये भी क्रैक रेजिस्टेंस होता है। लेबर की बात करें तो फेरो सीमेंट के लिए सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए और आरसीसी बनाने के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए। कॉस्ट की बात करें तो ये आपका इकोनॉमिकल है एंड आरसीसी आपका थोड़ा कॉस्टली है। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करें तो टैंक हो गया, पैनल्स हो गया, बोट हो गया, रिपेयर्स। ठीक है, वहीं अगर आरसीसी की बात करें तो बीम, स्लैब, कॉलम एंड फाउंडेशन बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द फेरो सीमेंट एंड आरसीसी। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस में फाइबर रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट। तो मैं आपको इसके वर्डिंग पे जाऊँ इससे पहले मैं बताऊँ कि इसे देखिए 3 चीज़ से मिलकर बना, एक फाइबर है, दूसरा रेनफोर्समेंट है और तीसरा है कॉन्क्रीट। ठीक है, फाइबर आपका नेचुरल फाइबर नेचुरल सोर्स से मिल जाएगा। रेनफोर्समेंट आपका वही बार से या वायर में से कुछ भी बार से मिलेगा नॉर्मली, जो कि आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा किसी भी स्ट्रक्चर में। कॉन्क्रीट मिक्सचर ऑफ एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर, जो कि आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। तो यही की हेल्प से जो कंक्रीट बनेगा, ये सारे प्रिंसिपल को अप्लाई करके, दैट इज कॉल्ड फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। आइए हम इसके टेक्निकल टर्म को समझते हैं। फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज अ टाइप ऑफ कंक्रीट इन विच फाइबर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि नॉर्मल जो कंक्रीट होता है, नॉर्मल कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ कंक्रीट यानी कि एग्रीगेट, फिर आपको इसमें कुछ रेनफोर्समेंट होगा। लेकिन जब हम उसमें फाइबर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फाइबर भी उसमें मिला देंगे रैंडमली, तो डेट इज बिकम फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। और हम ऐसा करते क्यों हैं? ताकि उस कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए, क्योंकि जो फाइबर है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को ही इंक्रीज करेगा। इसकी टफनेस इंक्रीज हो जाएगी, हार्डनेस, डक्टिलिटी, डक्टाइल मटेरियल भी बन जाएगा। और अगर डक्टाइल बन गया तो क्रैक रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो कुछ इस रीजन की वजह से हम फाइबर को यूज करते हैं रेनफोर्समेंट के अंदर में, कंक्रीट के अंदर में। ठीक है, नॉर्मल कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन। जो नॉर्मल कंक्रीट होता है जिसमें हम फाइबर को यूज नहीं करते हैं, तो वो कंप्रेशन में तो स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंक्रीट कंप्रेशन में सीसी इंक्रीज स्ट्रॉन्ग होता है, बट नॉर्मल कंक्रीट टेंशन में वीक होता है। लेकिन वही इसी वीकनेस को दूर करने के लिए हम इसमें फाइबर को यूज करते हैं। ठीक है, ताकि इस टेंशन में भी वो इंक्रीज हो जाए, रीच हो जाए। इस वजह से हम फाइबर यूज करते हैं। फाइबर हेल्प टू कंट्रोल क्रैकिंग, फाइबर क्रैकिंग को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है और पोस्ट क्रैकिंग बिहेवियर को भी इनहेंस करता है। देखिए कुछ इस तरह का होता है, ये नॉर्मल कंक्रीट, इसमें या जो ये देख रहे हैं थ्रेड लाइक, तो ये आपका फाइबर है। ये देखिए बना हुआ कंक्रीट है, ये आपका कंक्रीट बाहर से दम लग रहा है, बाहर से आपको कोई डिफरेंट बेसिकली नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर में देखिए आपको ये सारा फाइबर दिख रहा है। तो कुछ इस तरह का होता है फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से इसमें फाइबर को हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन के वक्त। तो इसमें हम स्टील फाइबर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेनली स्टील फाइबर को ही यूज़ करते हैं, जो कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, इम्प्रूव्ड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस इसके वजह से होता है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस को अच्छी हो जाती है, फटीग स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। यूज इन पेवमेंट, पेवमेंट में जिससे जो कंक्रीट बनेगा वो इसको पेवमेंट में यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह का इमेज होता है। फिर आपका ग्लास फाइबर को भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अल्कलाइन रेजिस्टेंस ग्लास फाइबर को यूज़ करेंगे, जो जिसकी वजह से श्रिंकेज और क्रैकिंग रिड्यूस होगी। यूज इन आर्किटेक्चर पैनल, आर्किटेक्चरल पैनल जो पैनल होता है, वॉल पैनल हो गया, रूफ पैनल हो गया, उसको बनाने में उसको यूज़ करते हैं। देखिए इस तरह का कुछ इमेज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सिंथेटिक फाइबर को भी यूज़ कर सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर यानी कि जो मैन मेड प्रोसेस के थ्रू फाइबर हमें बन के मिलता है, जैसे कि पॉलीप्रीन हो गया, ठीक है, नाइलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, तो ये सब सिंथेटिक फाइबर है। तो इस फाइबर को भी कंक्रीटिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपका इम्पैक्ट रेजिस्टेंस इंप्रूव होगा और रिड्यूस प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक। तो देखिए बन के कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। नेक्स्ट आपका नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर जो कि नेचर से हमें मिलता है, जैसे कि जूट हो गया, कोर हो गया, बम्बू प्लांट से जो मिलता है, फिर सिसाल हो गया। ठीक है, जो ये इससे जो बनने वाला इको फ्रेंडली और सस्ता, इकोनॉमिकल होगा और इको फ्रेंडली होगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ फाइबर को हम यूज़ करते हैं।
अब हम जानते हैं मैकेनिज्म ऑफ फाइबर एनफोर्समेंट क्या है, फाइबर एनफोर्समेंट के क्या मैकेनिज्म है, ठीक है, कैसे ये काम करेगा। तो सबसे पहले इसमें स्टील ट्रांसफर मैकेनिज्म होती है, स्ट्रेस ट्रांसफर मैकेनिज्म, यानी कि जो आपका जो कंक्रीट होगा बनने वाला, तो इसके ऊपर कोई कंपोनेंट होगा, तो इस कंपोनेंट की वजह से इस पर स्ट्रेस आएगा, तो इस जो आपका कंक्रीट है एफआरसी, तो इसमें कैसे ट्रांसफर होगा स्ट्रेस को, उसको बोलते हैं स्ट्रेस ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो फाइबर ब्रिज अक्रॉस क्रैक एंड ट्रांसफर, ठीक है, क्रैक्स और ट्रांसफर को, क्रैक अरेस्ट हो गया, फाइबर प्रिवेंट माइक्रो क्रैक्स, जो फाइबर इसमें हमने यूज़ किया है, तो फाइबर को यूज़ करने से इसमें माइक्रो क्रैक्स डेवलप होंगे स्ट्रेस के वजह से, उसको उससे बचाएगा, ये प्रिवेंट करेगा, ठीक है, फ्रॉम बिकमिंग मैक्रो, जो माइक्रो क्रैक्स को ही रोक देगा ताकि वो मैक्रो में कन्वर्ट ना हो पाए, ठीक है। टफनेस इन्हेंसमेंट हो गया, इम्प्रूव पोस्ट क्रैकिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी, फाइबर को यूज करने से इसकी पोस्ट कैरिंग क्रैकिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये आपकी मैकेनिज्म होती है, ठीक है। लेबोरेटरी टेस्ट एफआरसी फाइबर एनफोर्स्ड कंक्रीट से रिलेटेड जो लेबोरेटरी टेस्ट है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी वर्कबिलिटी टेस्ट की जाती है, यानी कि स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट आप लोगों ने सुना होगा, स्लम कोन टेस्ट। तो इस कंक्रीट का भी नॉर्मली जो आपका स्लम टेस्ट होता है वो कंक्रीट का होता है, तो चूंकि ये भी एक कंक्रीट है तो इसका भी स्लम टेस्ट होता है, ठीक है। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट हो गया, ये वर्कबिलिटी टेस्ट है, इससे हम इसकी वर्कबिलिटी पता कर पाते हैं। वहीं स्ट्रेंथ टेस्ट की बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सीटीएम क्यूब टेस्ट के थ्रू हम करते हैं। फिर आपका फ्लैक्चुअल स्ट्रेंथ भी टेस्ट करते हैं मॉडुलस ऑफ रप्चर के थ्रू, ठीक है। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसका हम टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका टफनेस टेस्ट, या कि ये कितना टफ है, तो वो आपका एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व के थ्रू हम निकालते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट भी करते हैं ड्रॉप करके, ठीक है, ड्रॉप वेट टेस्ट भी करते हैं। तो ये कुछ टेस्ट है रिलेटेड टू एफआरसी, ठीक है। आप जानते हैं प्रॉपर्टी क्या है फाइबर एनफोर्स्ड कंक्रीट की। तो फ्रेश स्टेट प्रॉपर्टी, यानी कि जो अभी रेडी प्रिपेयर होकर के ही आया, तो फ्रेश स्टेट में, ठीक है, फ्रेश स्टेट में क्या प्रॉपर्टी है, तो इसकी वर्कबिलिटी डिक्रीज एज फ्लोर फाइबर कंटेंट इंक्रीज। अगर हम फाइबर कंटेंट ज़रूरत से ज़्यादा इसमें मिला देते हैं तो इसकी वर्कबिलिटी थोड़ी सी कम जाएगी, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर मिक्सिंग इज एसेंशियल फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो आप इसमें फाइबर मिला रहे हैं इस मिक्सचर में, तो इसको प्रॉपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक अच्छा मिक्सिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये आपका फ्रेश स्टेट प्रॉपर्टी है। सेकेंड आपका हार्डनेट स्टेट प्रॉपर्टी, जब हार्ड हो जाएगा तब, यानी कि जब एक स्ट्रॉन्ग शेप ले लेगा तब क्या प्रॉपर्टी होगी, तो हार्ड होने के साथ साथ इसमें टेंसाइल एंड फ्लैक्चुअल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने इसमें फाइबर को यूज़ किया है जो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ में रिच होता है, तो इसकी वजह से इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। हायर डक्टिलिटी एंड एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ठीक है। बेटर क्रैक रेजिस्टेंस एंड टफनेस और एक क्रैक रेजिस्टेंस मटेरियल बन जाएगा ये। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। अब हम जानते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करता है परफॉर्मेंस ऑफ फाइबर एनफोर्स्ड कंक्रीट की। तो सबसे पहले आप जाने कि इसको बनाने में सबसे मेजर कंपोनेंट क्या हुआ है, फाइबर। तो फाइबर किस टाइप का फाइबर आप यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल कर रहे हैं, सिंथेटिक कर रहे हैं, स्टील फाइबर कर रहे हैं, या फिर ग्लास फाइबर कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे इसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे स्टील फाइबर आपको ज़्यादा ड्यूरेबल होगा, नेचुरल फाइबर थोड़ा सा कम स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। तो इसकी फाइबर टाइप इसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। सेकेंड आपका एस्पेक्ट रेशियो, यानी कि लेंथ और डायमीटर की जो रेशियो है, यानी कि कितना लंबा है और कितना इसकी डायमीटर है, तो ये भी आपकी इफेक्ट करेगा। ऑप्टिमम एस्पेक्ट रेशियो होता है 30 mm लेंथ और 150 mm डायमीटर, मतलब 30 to 150 की रेशियो होती है। सेकंड ये हो गया। थर्ड आपका वॉल्यूम फ्रिक्शन ऑफ फाइबर, जनरली 0.5 से लेकर के 2% तक कॉन्क्रीट वॉल्यूम होनी चाहिए। फिर आपका मिक्स डिजाइन भी आपका इसकी एक फैक्टर है। प्रॉपर वर्केबिलिटी रिक्वायर होना चाहिए, मतलब इसको प्रॉपरली मिक्स होना चाहिए इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। इवनली फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए पूरे एरिया में। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। अब इसके एडवांटेज की बात करें तो ये फाइबर को यूज करने से टेंसाइल एंड फ्लैक्चुअल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो इसकी एक एडवांटेज है। बेटर रेजिस्टेंस टू क्रैक, अगर किसी भी कंपोनेंट में टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो वो क्रैक को रजिस्ट कर पाएगा, श्रिंकेज से रजिस्ट कर पाएगा, स्पेलिंग से रजिस्ट करेगा, ठीक है। हायर इम्पैक्ट एंड फटिक रेजिस्टेंस, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस हो गया, फटिक रेजिस्टेंस से ये उसको रजिस्ट कर पाएगा। इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, फाइबर यूज करने से इसका ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है।
डिसएडवांटेज की बात करें तो रिड्यूस इन वर्कबिलिटी, ठीक है, रिडक्शन इन वर्कबिलिटी, अगर फाइबर अच्छा नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वर्कबिलिटी थोड़ी सी कमेगी। हायर कॉस्ट ड्यू टू फाइबर, कुछ ऐसे फाइबर होते हैं जैसे ग्लास फाइबर ही ले लें तो वो उसकी कॉस्ट थोड़ी महंगी पड़ती है। नीड फॉर स्पेसिफिक मिक्सिंग टेक्निक, आप देख रहे हैं कि आपके जो फाइबर यूज़ कर रहे हैं तो फाइबर को इवनली पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो उसके लिए मिक्सिंग टेक्निक की हमें जरूरत पड़ेगी टू अवॉइड बेलिंग एंड फाइबर, ठीक है। डिफ्लेक्शन इन फिनिशिंग कॉन्क्रीट सरफेस, जो आपका इसके मिक्स से जो आप बनाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि जो फाइबर आपने छोटा छोटा पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसके कुछ पार्ट बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी होती है। तो एक इवन सरफेस मिलने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम जाती है, तो ये आपके फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट में थोड़ी सी आपको ऊपर से एक और प्रोसेस करना पड़ेगा फिनिशिंग के लिए, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो इसे आप पेवमेंट में यूज़ कर सकते हैं, एयर फाइबर रनवे जो होता है लाइक पेवमेंट हो गया, रनवे में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको, एंड हैवी ड्यूटी स्लैब बनाने में इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रीकास्ट कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं, जैसे पाइप बना सकते हैं, पैनल बना सकते हैं, मैनहोल्स बना सकते हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जैसे डैम, कैनाल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टनल लाइनिंग या माइनिंग सपोर्ट, माइनिंग आप जो माइनिंग करते हैं तो माइनिंग इतना दूर में अगर माइनिंग हो गया ना तो इसके आपको चारों तरफ एक माइनिंग सपोर्ट देना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर वाला चीज़ अपने स्ट्रेंथ प्रेशर की वजह से नीचे दबे नहीं, तो इसलिए माइनिंग सपोर्ट देते हैं। टनल इंजीनियरिंग में आप जाएंगे ना तो ये चीज़ें आप अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाता है ये, ठीक है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस टाइप की जो बिल्डिंग होती है तो वहाँ पे भी हम फाइबर एनफोर्स्ड कंक्रीट का यूज़ करते हैं। ये ब्लास्ट रेजिस्टेंस भी बनाता है, ठीक है, ये कुछ इसकी एप्लीकेशन है। लिमिटेशन की बात करें तो हायर कॉस्ट ड्यू टू स्पेसिफिक फाइबर की वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। रिड्यूस वर्कबिलिटी, ठीक है। फिनिशिंग प्रॉब्लम, सरफेस ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट केयरफुली हैंडल, ठीक है। तो ये था आपका फाइबर एनफोर्स्ड कंक्रीट। अब जो अगला टॉपिक है वो है फाइबर। एक्चुअली आपके सिलेबस में फाइबर को पहले होना चाहिए था, बाद में फाइबर एनफोर्स्ड कंक्रीट होना चाहिए, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो अगला टॉपिक हमारा फाइबर। हम जानते हैं कि फाइबर क्या होता है, ठीक है। तो फाइबर आर थीन इलोंगेटेड थ्रेड लाइक मटेरियल, यानी कि एक पतला, इलोंगेटेड यानी कि एक डक्टाइल होता है, मुड़ सकता है, इलोंग हो सकता है। ये एक धागे थ्रेड लाइक मटेरियल होता है। ये नेचुरल फॉर्म से भी मिल सकता है आपको और सिंथेटिक फॉर्म से भी मिल सकता है। लेट आर यूज फॉर रेनफोर्समेंट इन कंस्ट्रक्शन। मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि फाइबर को हम यूज़ कर रहे थे ताकि उस कंक्रीट में, उस कंस्ट्रक्शन मटेरियल में टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके। हम फाइबर को कंस्ट्रक्शन मटेरियल में एज अ रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं ताकि टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सके एंड ओवरऑल क्रैक रेजिस्टेंस मटेरियल बन सके, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सके, ठीक है। सच एज कॉन्क्रीट में यूज़ कर सकते हैं इसको, मोर्टार में यूज़ कर सकते हैं, एसफाल्ट यानी कि रोड बनाने के लिए जो एसफाल्ट यूज़ करते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर कंपोजिट में यूज़ कर सकते हैं इसको, यानी कि ये दोनों में से दो मटेरियल को मिलाकर जो कंपोजिट बनाते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है आपका फाइबर। पर्पस इन सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो फाइबर को यूज़ करने से टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती है, कई बार मैं इसको बता चुका हूँ। डक्टिलिटी इन्हेंस होगी, ठीक है, साथ में आपका श्रिंकेज और क्रैकिंग कमेगा क्योंकि इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ है। इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी एंड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, तो ये कुछ रीजंस की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से हम सिविल इंजीनियरिंग में फाइबर को वाइडली यूज़ करते हैं अब मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, फाइबर की क्या प्रॉपर्टी है, एक जनरल प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फाइबर बहुत तरह के होते हैं तो उसकी क्या जनरल प्रॉपर्टी है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसकी एस्पेक्ट रेशियो जो होगी लेंथ इंटू डायमीटर का, तो रेशियो ऑफ लेंथ एंड डायमीटर, रेशियो ऑफ फाइबर लेंथ, फाइबर की लेंथ टू इट्स डायमीटर, ये इसकी एस्पेक्ट रेशियो है, ठीक है। फिर आपको बॉन्डिंग की बात करें तो एबिलिटी ऑफ फाइबर टू अडेयर एंड विथ मिक्सर मटेरियल, सीमेंट हो गया, कंक्रीट, एस्फाल्ट से मिक्सर मटेरियल टाइप की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि आपका जो फाइबर है वो अच्छे से मिक्सअप हो सके। ड्यूरेबिलिटी, रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेदर, ये ड्यूरेबल मटेरियल होता है आपका फाइबर, यानी कि वेदर रेजिस्टेंस होता है, कोरिजन रेजिस्टेंस होता है आपका, केमिकल अटैक्स को भी ये रेजिस्ट कर पाएगा। वहीं स्ट्रेंथ और स्टिफनेस की बात करें तो एबिलिटी टू रजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि फाइबर आप जानते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ में ही रीच होता है तो इसकी वजह से ये टेंसाइल स्ट्रेस को इंक्रीज कर देता है। वर्केबिलिटी इफेक्ट की बात करें तो फाइबर शुड नॉट रिड्यूस वर्केबिलिटी,
ये फाइबर जो होता है वो अपने वर्केबिलिटी को रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर की बात करते हैं, ये आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेनली इसे हम नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के रूप में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, ये मेन दो क्लासिफिकेशन होता है और इसके अलावा भी क्लासिफिकेशन होता है। तो आइए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो नेचुरल फाइबर हम उस फाइबर को बोलेंगे जो कि हमें डायरेक्ट नेचर से मिलता है। ठीक है, नेचुरल फाइबर उस फाइबर को बोलेंगे जो डायरेक्ट हमें नेचर से मिलता है, जैसे कि प्लांट से मिल सकता है, एनिमल से मिल सकता है, या फिर मिनरल्स जो होते हैं उससे मिलता है। दैट इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर विच इज ऑकर बाय द नेचर। इसमें जैसे कि आपका सबसे पहला आता है जूट फाइबर, जो कि जूट के पेड़ से मिलता है। ये आपका सस्ता होता है और नेचुरल है तो इको फ्रेंडली भी होगा। ठीक है, इम्प्रूव टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है आपके कंस्ट्रक्शन में। इन लो कॉस्ट रूरल कंस्ट्रक्शन, जो लो कॉस्ट सस्ते कंस्ट्रक्शन होते हैं गाँव में, तो उसमें जूट फाइबर को यूज करने से टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो ये पहला था आपका। सेकंड आपका कोकोनट फाइबर। ये आप जानते हैं, नाम से समझ में आ रहा है कि कोकोनट ट्री से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। तो इसकी टफनेस बहुत अच्छी होती है, रेजिस्ट टू साल्ट वाटर, साल्ट वाटर को भी रेजिस्ट कर पाता है, क्योंकि नॉर्मली कोकोनट फाइबर या कोकोनट ट्रीज सी के आसपास होता है, तो उसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो साल्ट वाटर को रेजिस्ट कर पाएगा। ठीक है, सुटेबल फॉर मरीन कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से ये मरीन कंस्ट्रक्शन के लिए सुटेबल हो जाता है। थर्ड आपका सिसाल फाइबर। ठीक है, ये आपकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यूज्ड इन रूलर रोड पेवमेंट, रूलर जो रोड पेवमेंट बनाते हैं जिस कंक्रीट के हेल्प से, तो उसमें हम सिसाल फाइबर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बम्बो फाइबर, बम्बो के पेड़ से मिलेगा, बांस के पेड़ से, यूज इन ट्रेडिशनल रेनफोर्समेंट, इसको ट्रेडिशनल रेनफोर्समेंट की तरह यूज करते हैं डायरेक्ट, ये आपका इको फ्रेंडली होता है। तो ये कुछ आपका टाइप है नेचुरल फाइबर का। इसके एडवांटेज की बात करें तो नेचुरल फाइबर आपका रिन्यूएबल होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, चीप सस्ता होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो लोअर ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि आप देख रहे हैं सारे इस सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है। प्रोन टू डीके, वेरिएशन इन प्रॉपर्टी इसकी वेरी करते रहे, जैसे जूट फाइबर का कुछ अलग होगा, सिसाल का अलग होगा, बम्बू का थोड़ा ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी। तो ये इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर क्लियर है, विच इज डिराइव फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जस्ट ऑपोजिट होता है नेचुरल का, यानी कि सिंथेटिक फाइबर को हम मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं। ये हमें एक मैन मेड प्रोसेस के थ्रू मिलता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड केमिकली वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न कंस्ट्रक्शन। देख सकते हैं ये जो फाइबर आपका मैन मेड फाइबर कॉन्क्रीट है। तो इसमें जो सबसे पहला आता है आपका पॉलीप्लीन। ठीक है, पॉलीप्रिलीन, जिसे पीपी फाइबर भी बोलते हैं। ये केमिकली इनर्ट होता है, केमिकल के थ्रू बनाया जाता है, रजिस्ट टू क्लोराइड एंड एल्काइल और क्लोराइड को ये रजिस्ट करते हैं। ये जो हार्मफुल थिंग है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसको ये रजिस्ट करने के कैपेबल होता है, और इसके वजह से आपका श्रिंकेज कमता है, क्रैक कमता है कॉन्क्रीट के अंदर में। ये हल्का होता है, लाइट इन वेट एंड सस्ता भी होता है। तो ये आपका पहला था। दूसरा आपका नाइलॉन फाइबर, ये भी एक काइंड ऑफ मैन मेड फाइबर ही है। ये हाई टफनेस होता है एंड एब्जॉर्प्शन रेजिस्टेंस, जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको रजिस्ट करने के कैपेबल होता है नाइलॉन फाइबर। इम्प्रूव्स फटीग रेजिस्टेंस इन पेवमेंट, जो पेवमेंट बनाते हैं रोड की जो फाउंडेशन होती है, तो उसके पेवमेंट में फटीग रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है आपका नाइलॉन को यूज करने से। ठीक है, थर्ड है आपका पॉलिस्टीन फाइबर, पॉलिस्टर फाइबर बोलते हैं, हाई स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी, यूज्ड इन इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग एंड ओवरलेयर। ठीक है, ओवरलिंग जो बनाते हैं या फिर इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग है उसको बनाने में पॉलिस्टर फाइबर को यूज करते हैं। तो ये था आपका सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, मैन मेड फाइबर। ठीक है, तो मेनली वही दो क्लासिफिकेशन होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी मेटेलिक फाइबर होता है अलग, थर्ड क्लासिफिकेशन। मेटेलिक फाइबर यानी कि जो मेटल से बना हुआ होता है। ठीक है, फाइबर जो कि ड्राइव होता है फ्रॉम मेटल, मोस्टली स्टील फाइबर होता है इसके अंदर। ठीक है, स्टील फाइबर आप लोगों ने सुना, आप जैसे स्टील को देख रहे हैं तो स्टील ना तो आपको सिंथेटिक फाइबर में आ रहा है और ना ही आपका नेचुरल फाइबर में आ रहा है, इसीलिए इसको मेटेलिक फाइबर में रखा जाता है। तो शॉर्ट डिस्ट्रक्टिव स्टील पीस, छोटे छोटे स्टील के पीस लाइक दिस। ठीक है, विथ वेरियस शेप, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होता है, जैसे हुक्ड हो गया, क्रेम्ड हो गया, स्ट्रेच हो गया। ये यूज करने से टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, कई बार बता चुका हूँ, फ्लैक्चुअल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी एंड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस मटेरियल बन जाएगा। कॉमनली यूज किया जाता है इसी को फाइबर एनफोर्स कंक्रीट में, जो FRC है, जो मैंने आपके से पहले वाले टॉपिक बताया था, तो उसमें
स्टील फाइबर को ही मेनली यूज़ किया जाता है। इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल फ्लोर बनाने में इसको यूज़ करते हैं, एयरपोर्ट की जो पेवमेंट होती है या फिर रनवे की जो पेवमेंट होती है तो उसको बनाने में भी इसको यूज़ किया जाता है, टनल लाइनिंग बनाने में यूज़ किया जाता है, ब्लास्ट रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर होती है यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर जो किसी सिचुएशन में ब्लास्ट होती है तो वो रजिस्ट कर पाए, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी आप स्टील फाइबर के हेल्प से ही बने हुए कंक्रीट यानी कि फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ग्लास फाइबर। ठीक है, ये जैसे मेटल था, मेटल से बना हुआ, ये ग्लास से रिलेटेड होगा। ठीक है, मेड ऑफ सिलिका। ठीक है, मेड ऑफ सिलिका एंड अदर ऑक्साइड के हेल्प से बना होता है ये। इसके अंदर जो टाइप होती है वो सबसे पहले आता है आपका ई ग्लास यानी कि इलेक्ट्रिक ग्लास, इलेक्ट्रिक ग्रेड होता है ये। एस ग्लास यानी कि हाई स्ट्रेंथ होता है इसका। यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग ग्लास फाइबर एनफोर्स्ड कंक्रीट, ये भी आपका एक टॉपिक है। तो ग्लास फाइबर एनफोर्स्ड कंक्रीट बनाने के लिए मतलब ऐसे कंक्रीट जिसमें ग्लास फाइबर को यूज करके एज अ रेनफोर्समेंट ग्लास फाइबर को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लास फाइबर एनफोर्स्ड कंक्रीट। ये हल्का होता है, क्लैडिंग एंड फैकेडेक सिस्टम टाइप का होता है। ठीक है, इसके एडवांटेज की बात करें तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये एंड फायर रेजिस्टेंस होता है ये। लिमिटेशन की बात करें तो ये एसिड की वजह से थोड़ा इसके नुकसान हो जाती है, तो पुअर एल्कलाइन रेजिस्टेंस, रिक्वायर स्पेशल कोटिंग एंड ट्रीटमेंट, जो ग्लास फाइबर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कार्बन फाइबर जो कि पूरी तरह से भरपूर होगा कार्बन से। ठीक है, तो कार्बन फाइबर बेसिकली कार्बन से रिलेटेड होता है। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मॉडुलस, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है इसकी लो डेंसिटी होती है ड्यू टू कार्बन एंड एक्सलेंट केमिकल रेजिस्टेंस, कार्बन होने की वजह से ही इसकी केमिकल रेजिस्टिविटी बहुत एक्सलेंट होती है। ठीक है, कार्बन देख सकते हैं कुछ। एप्लीकेशन की बात करें तो स्ट्रेटिंग और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को और लंबा, जैसे कि 5 मीटर का है तो उसको 10 मीटर का करना है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए आप कार्बन फाइबर से बना हुआ कंक्रीट का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सपेंसिव, महंगा पड़ता है थोड़ा आपको। यूज इन स्पेशल हाई स्ट्रेंथ स्ट्रेचिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ इस तरह का आपको इससे बना हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका मिनरल फाइबर जो कि मिनरल से मिलता है, जो नेचुरल फॉर्म से हमें मिनरल्स मिलता है तो उससे बने हुए फाइबर को हम मिनरल फाइबर बोलते हैं। तो इसके अंदर जो आपका पहला आता है एस्बेस्टर फाइबर। ठीक है, ये हीट रेजिस्टेंस होता है, ड्यूरेबल होता है और सस्ता भी होता है। ठीक है, यूज्ड इन रूफिंग शीट, पाइप या फिर फायर प्रूफिंग मटेरियल की तरह, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंस होता है इसलिए फायर प्रूफिंग मटेरियल की तरह भी इसको यूज़ करते हैं। हेल्थ हजार्डस रिस्ट्रिक्टेड, हेल्थ हजार्डस होता है थोड़ा, इसलिए इसको बहुत रिस्ट्रिक्टेड लोकेशन पे यूज़ किया जाता है। सेकेंड आपका बेसाल्ट फाइबर। बेसाल्ट फाइबर बेसिकली बेसाल्ट जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें बेसाल्ट पत्थर निकलता है, तो उसी पत्थर से बना होता है, मेड फ्रॉम द वॉल्केनिक बेसाल्ट रॉक। इसकी टेम्परेचर हाई टेम्परेचर को ये रजिस्ट कर पाता है क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत हाई टेम्परेचर के प्रेशर को झेल के आया हुआ है वॉल्केनिक इरप्शन। नॉन कोरेसिव। ठीक है, अल्टरनेटिव स्टील एंड ग्लास फाइबर, जो स्टील और ग्लास फाइबर जिससे हेल्प से फाइबर एनफोर्स कंक्रीट बना रहे हैं तो उसके जगह पे आप बेसाल्ट फाइबर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी इसकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो मैंने आपको बताया नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, मेटेलिक फाइबर, ग्लास फाइबर एंड कार्बन एंड देन मिनरल फाइबर, और इसके अंदर भी बहुत सारे फाइबर्स के बारे में बताया। तो ओवरऑल फाइबर की कंप्लीट क्लासिफिकेशन यही है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फाइबर इन सिविल इंजीनियरिंग, अपने सब्जेक्ट में या फिर ओवरऑल सिविल इंजीनियरिंग में क्या इसकी एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले आप तो फाइबर एनफोर्स कंक्रीट, इसको बनाने के लिए आप मेटेलिक फाइबर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इसके हेल्प से आप पेमेंट बनाते हैं, स्लैब बनाते हैं, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। प्रीकास्ट प्रोडक्शन यानी कि ऐसे प्रोडक्शन जो आप इंडस्ट्री में बना लिए और उसको साइट पे ले जाकर के जस्ट असेंबल करना है, जैसे रूफिंग शीट बना लेते हैं इंडस्ट्री में, पाइप बना लेते हैं। ठीक है, फैकेटिक पैनल बना लेते हैं, तो ये सबको जस्ट साइट पे ला करके असेंबल करना होता है। तो वहाँ पे भी हम इसी का यूज़ करते हैं, फाइबर का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, कार्बन फाइबर रैपिंग फॉर रेट्रोफिटिंग के लिए यूज़ करते हैं इसको। रोड के कंस्ट्रक्शन में भी इसको यूज़ करते हैं। फाइबर इन एस्फाल्ट, फाइबर को एस्फाल्ट के साथ मिक्स कर देते हैं ताकि फटीग रेजिस्टेंट बन जाए। ठीक है, शॉर्ट केयर हो गया, टनल लाइनिंग, स्लोप स्टेबलाइजेशन। स्लोप यानी कि जो आप जैसे कोई नहर बनाया जाता है तो उसमें साइड में स्लोप बन जाते हैं, तो उस स्लोप को अगर हम स्लोप रेजिस्टेंस नहीं बनाएंगे तो वो स्लोप गिरने लगेगा। ठीक है, धंसने लगेगा, इसलिए स्लोप स्टेबिलिटी बनाने के लिए भी हम वहाँ पे फाइबर से बना हुआ कंक्रीट का यूज़ करते हैं। एडवांटेज की बात करें फाइबर का यूज़ करने से,
तो आप जान रहे टेंसाइलेशन बढ़ेगा, फ्लैक्चुएशन बढ़ेगा एंड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, रिड्यूस श्रिंकेज क्रैक जो श्रिंकेज क्रैक होता है उसको कम जाएगा। इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी एंड सर्विस लाइफ। ठीक है, प्रोवाइड टफनेस एंड एनर्जी एब्जॉर्प्शन कंपोनेंट बन जाएगा ये। लिमिटेशन है वही थोड़ा में रिड्यूस वर्केबिलिटी फ्रेश कॉन्क्रीट जो होता है मतलब ताज़ा कॉन्क्रीट जो होगा उसकी वर्केबिलिटी थोड़ी कम रहेगी। थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि आप कार्बन फाइबर यूज़ करेंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रॉपर मिक्सिंग टू अवॉइड क्लम्पिंग को अवॉइड करने के लिए जो फाइबर है और कॉन्क्रीट की प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए। नेचुरल फाइबर लैक ड्यूरेबिलिटी विदाउट ट्रीटमेंट। जो नेचुरल फाइबर होता है आप जानते हैं कि कितना आप हाथ से भी उसे तोड़ेंगे तो टूट जाता है कुछ, तो उसको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत होती है उसको हाई ड्यूरेबल बनाने के लिए। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हाई डेंसिटी कंक्रीट, यानी कि ऐसी कंक्रीट जिसकी डेंसिटी कंपेयर टू नॉर्मल हाई हो, दैट इज कॉल्ड हाई डेंसिटी कंक्रीट। ओके, तो आइए हम जानते हैं कि हाई डेंसिटी कंक्रीट क्या होता है। तो हाई डेंसिटी कंक्रीट इज अ टाइप ऑफ कंक्रीट मेड ऑफ यूजिंग हाई वेट एग्रीगेट। ऐसे कंक्रीट होता है जो हाई वेट कंक्रीट होगा तो हाई डेंसिटी अचीव हो जाएगा। तो हाई वेट कंक्रीट को यूज़ करके जो कंक्रीट बनाया जाता है, हाई वेट एग्रीगेट को यूज़ करके जो कंक्रीट बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड हाई डेंसिटी कंक्रीट टू अचीव हायर यूनिट वेट एंड डेंसिटी कंपेयर टू कन्वेंशनल कंक्रीट। ताकि हम हैवी वेट एग्रीगेट जो होता है वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कंक्रीट के अंदर में हाई यूनिट वेट अचीव हो सके, हाई डेंसिटी अचीव हो जाए कंपेयर टू कन्वेंशनल जो कंक्रीट होता है, दैट इज कॉल्ड हाई डेंसिटी कंक्रीट। इसकी डेंसिटी रेंज करती है नॉर्मल कंक्रीट की जैसे डेंसिटी होती है 2200 से लेकर के 2600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वहीं हाई डेंसिटी कंक्रीट की डेंसिटी होती है 3000 से लेकर के 89,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वेरिएशन 8900 तक जा रहा है। तो ये होता है आपकी हाई डेंसिटी कंक्रीट का डेंसिटी रेंज। इसके पर्पस है यूज़ करने का प्राइमरी यूज इन रेडिएशन चिलिंग। जो रेडिएशन चिलिंग होता है ऐसे जगह जहाँ पे रेडिएशन जनरेट होता है, जैसे पावर प्लांट हो गया जहाँ ठीक है, तो वहाँ पे आपका रेडिएशन से शील्डिंग प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, काउंटर वेट हो गया एंड स्पेशल स्ट्रक्चर जैसे पर्पस वेयर जहाँ हाई मास पर यूनिट वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे भी इसको यूज़ करते हैं। हाई डेंसिटी कंक्रीट ऑल्सो नोन एज हैवी वेट कंक्रीट के नाम से भी ये जाना जाता है। दिस टाइप ऑफ कंक्रीट डेंसिटी सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन स्टैंडर्ड कंक्रीट से इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। टिपिकली अचीव बाई इसको ये अचीव होता है हैवी वेट एग्रीगेट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट या फिर स्टील पंचिंग को यूज़ करने से ये चीज़ मिलती है आपको। इंटरेस्टेड इन कन्वेंशनल स्टील ग्रेवल। तो आपको हाई डेंसिटी कंक्रीट चाहिए तो आपको इसमें हैवी वेट कंक्रीट को यूज़ करना पड़ेगा, हैवी वेट एग्रीगेट को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है। अब हम बात करते हैं हाई डेंसिटी कंक्रीट में कौन कौन सी कंपोनेंट को मटेरियल को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपका सीमेंट, देन एग्रीगेट, वाटर एंड एडमिक्सचर। तो आपका इसमें सबसे बड़ा रोल होता है एग्रीगेट का। सीमेंट का जान लेते हो, सीमेंट आपका ओपीसी सीमेंट यूज़ करेंगे, ऑर्डिनेट पोर्टलैंड सीमेंट जो कि या फिर लो हीट सीमेंट जो आती है उसको यूज़ करेंगे ताकि हाइड्रेशन प्रोसेस ईजिली हो। हाइड्रेशन प्रोसेस के दौरान ज़्यादा हीट जनरेट ना हो, इस वजह से हम वहाँ पे लो हीट सीमेंट यूज़ करेंगे। अब मेन फैक्टर है आपका एग्रीगेट, क्योंकि एग्रीगेट ही डिसाइड करेगा कि हाई डेंसिटी कंक्रीट बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसको बनाने के लिए जैसे कि मैं आपको बताया कि हाई डेंसिटी कंक्रीट बनाने के लिए हमें हाई डेंसिटी एग्रीगेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से एग्रीगेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप ब्राइट का यूज़ करते हैं, जब BSO4 भी बोलते हैं, तो वो आपको 4300 से लेकर के 4500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की डेंसिटी देगा। वहीं अगर आप मैग्नेटाइट का यूज़ करते हैं, Fe3O4 का यूज़ करते हो, तो ये 4500 से लेकर के 5200 किलोग्राम की डेंसिटी देगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब की डेंसिटी देगा। ठीक है, आप अगर हेमेटाइट का यूज़ करते हैं तो ये 4200 से लेकर के 5200 सेम इसकी भी सेम ही है। वहीं अगर आप इल्यूमिनाइट की बात करते हैं तो ये लगभग 4800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की डेंसिटी प्रोवाइड करती है। अगर आप स्टील पंचिंग का यूज़ करते हैं, स्क्रैप का या सूट का यूज़ करते हैं तो ये आपका काफ़ी अच्छा देता है, 7600 से लेकर के 8900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की डेंसिटी देता है। तो सबसे अच्छा यही होता है आपका। वहीं अगर लिमनट यूज़ करते हैं तो 3500 से लेकर के 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की डेंसिटी देता है। तो ये कुछ हाई डेंसिटी एग्रीगेट होते हैं, हैवी वेट एग्रीगेट जिसे बोलते हैं। ठीक है, और इसी के हेल्प से आपका हाई डेंसिटी कंक्रीट बनेगा।
और इसमें भी सबसे ज़्यादा चाहिए तो आप स्टील पंचिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप मैग्नेटाइट का यूज़ कर सकते हैं, हेमेटाइट यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका सीमेंट और एग्रीगेट क्लियर है। थर्ड है आपका इसमें वाटर तो आपको चाहिए पेस्ट बनाने के लिए। पानी आपका क्लीन होना चाहिए, पोर्टेबल वाटर फ्री फ्रॉम साल्ट एंड ऑर्गेनिक मटेरियल या साल्ट से मतलब साल्टी वाटर नहीं होना चाहिए। एडमिक्सचर अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार डालते हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए हम एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी अब जानते हैं कि हाई डेंसिटी कंक्रीट जो है, हमने जान लिया कि क्या होता है, कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे मेजर प्रॉपर्टी है डेंसिटी इसकी। तो इसकी डेंसिटी रेंज करती है 3000 से लेकर के 8900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बीच में रेंज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एग्रीगेट। और किस एग्रीगेट पे कितना होगा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। वहीं अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो यूजुअली ये 25 से लेकर के 40 मेगापास्कल होता है, सिमिलर नॉर्मल कंक्रीट की तरह ही होता है, ठीक है। वहीं वर्केबिलिटी की बात करें तो इसकी वर्केबिलिटी लो होती है थोड़ी। रिक्वायर्ड एडमिक्सचर और मैकेनिकल वाइब्रेशन, जब हम इसको मिक्स प्रिपेयर करते हैं तो मैकेनिकल वाइब्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि सारे कंप्लीटली वर्ड्स को रिमूव कर पाएँ। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो हाई रेजिस्टेंस टू रेडिएशन एंड केमिकल अटैक्स और रेडिएशन, क्योंकि इसको हम रेडिएशन शील्डिंग में भी यूज़ करते हैं। तो ये हाई रेजिस्टेंस होता है रेडिएशन और केमिकल अटैक से। थर्मल प्रॉपर्टी, लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है इसकी। एंड इफेक्टिव फुल शील्डिंग पर्पस के लिए यानी कि सील करने के लिए ये अच्छा माना जाता है। हाई हीट कैपेसिटी, एब्जॉर्ब रेजिस्टेंस हीट को एब्जॉर्ब भी करता है और रजिस्ट भी करता है, इसकी हीट कैपेसिटी हाई होती है। श्रिंकेज स्लाइटली हायर ड्यू टू हैवी एग्रीगेट यूज करने की वजह से इसकी श्रिंकेज थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू कन्वेंशनल कॉन्क्रीट। एडवांटेज की बात करें तो हाई डेंसिटी एंड हाई स्ट्रेंथ होना ही है। एक्सलेंट रेडिएशन शील्डिंग, ठीक है। रिड्यूस रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ वॉल की रिक्वायर्ड थिकनेस को कम करता है। जैसे अगर नॉर्मल आप कंक्रीट से वॉल बनाते हैं और अगर इससे बनाते हैं तो आपकी 1 मीटर के मतलब अगर 1 फीट का भी अगर मतलब इसकी थिकनेस ओवरऑल कम जाती है। mm में बात करें तो 50 mm में भी इसका अच्छा अचीवमेंट स्ट्रेंथ मिल जाएगा, ठीक है। गुड ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है और स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक। कुछ इसके एडवांटेजेस है। वही डिसएडवांटेज की बात करें तो ये एक्सपेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं जो कि आपको महंगा मिलेगा, ठीक है। हैंडलिंग थोड़ा मुश्किल है, प्लेसमेंट थोड़ा मुश्किल है। रिस्क ऑफ सेग्रेगेशन इफ़ नॉट प्रॉपर्ली कॉम्पैक्टेड, अगर प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट नहीं हो रहा है तो आपका सेग्रेगेशन का रिस्क होगा। लिमिटेड अवेलेबिलिटी सुटेबल हैवी एग्रीगेट, जो हैवी एग्रीगेट है हेमेटाइट मैग्नेटाइट ये सब की लिमिटेड अवेलेबिलिटी, ये कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट आपका न्यूक्लियर कंक्रीट, हमने अभी पढ़ा हाई डेंसिटी कंक्रीट। अब न्यूक्लियर कंक्रीट थोड़ा सा उसी से सिमिलर ही है। ये बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है, ये बनाया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर से जो रेडिएशन निकलेगा तो उससे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा न्यूक्लियर कंक्रीट। ये भी बेसिकली कंक्रीट आप जानते हैं मिक्सचर होता है एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट एंड वाटर का। तो इसी में कुछ खास तरह का एग्रीगेट यूज करके न्यूक्लियर कंक्रीट बनाते हैं। आइए हम जानते हैं। न्यूक्लियर कंक्रीट इज स्पेशल टाइप ऑफ हाई डेंसिटी कंक्रीट। हाई डेंसिटी कंक्रीट जो हमने पढ़ा तो उसी का ये स्पेशल टाइप होता है। एंड हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट डिजाइन टू विथस्टैंड द न्यूक्लियर रेडिएशन, डिजाइन होता है ताकि न्यूक्लियर रेडिएशन को ये विथस्टैंड कर पाए, ठीक है। हाई टेम्परेचर को रजिस्ट कर पाएगा ये, ठीक है। एंड लॉन्ग सर्विस लाइफ प्रोवाइड करता है ये, ध्यान रखिएगा रिक्वायरमेंट। इट इज़ मेनली यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसका मेन जो एप्लीकेशन है न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ से रेडिएशन जनरेट होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में मेनली यूज़ किया जाता है। मेनली उसी पर्पस के लिए ये डिज़ाइन किया जाता है। रिसर्च की लेबोरेटरीज है क्योंकि वहाँ से भी रेडिएशन जनरेट होता है। एंड न्यूक्लियर वेस्ट जहाँ पे हम डंप करते हैं तो न्यूक्लियर वेस्ट को डंप करने के लिए भी एक खास जगह की जरूरत पड़ती है ताकि उससे निकलने वाली रेडिएशन भी उसी एरिया में कॉम्पैक्टेड रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूक्लियर से निकलने वाले रेडिएशन कितना हार्मफुल होता है। तो वहाँ पे भी इसका यूज़ करते हैं। रेडिएशन थेरेपी फैसिलिटीज़ में भी इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ प्राइमरी पर्पस ऑफ रेडिएशन शील्डिंग एंड सेफ्टी ऑफ क्रिटिकल न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें न्यूक्लियर कंक्रीट की तो इसकी भी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, क्योंकि ये भी है तो हाई डेंसिटी कंक्रीट का ही पार्ट। तो इसकी डेंसिटी हाई होती है और लगभग आपको 3500 से लेकर के 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी होती है इसकी, ठीक है। कंपेयर टू 2400 किलोग्राम नॉर्मल कंक्रीट की होती है, तो इसकी 5000 तक मैक्सिमम होती है। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोर देन
40 to 60 मेगा पास्कल, इतनी इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। लो परमेबिलिटी होती है, प्रिवेंट लीकेज ऑफ हार्मफुल गैस और लिक्विड से प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, रेडिएशन शील्डिंग कैपेसिटी भी होती है इसकी, एब्जॉर्ब एंड रजिस्ट नेचुरल एंड न्यूट्रॉन्स एंड गामा रेज और जो न्यूट्रॉन्स रेज जो निकलता है उसको ये एब्जॉर्ब कर पाता है और रजिस्ट कर पाता है। थर्मल रेजिस्टेंस भी इसकी काफ़ी अच्छी होती है, विस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट क्रैकिंग, बिना क्रैक डेवलप किए ये हाई टेम्परेचर को रजिस्ट कर पाएगा। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो सर्विस लाइफ ओवर 100 ईयर, 100 साल तक इसकी सर्विस लाइफ होती है न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में। वर्केबिलिटी की बात करें तो रिक्वायर्ड एडवांस एडमिक्सचर प्रॉपर प्लेसमेंट की कुछ इसकी, मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी बता दी, इसको एडवांटेज की तरफ भी आप समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट यूज़ करते हैं ये कंक्रीट बनाने के लिए। ठीक है, न्यूक्लियर कंक्रीट बनाने के लिए तो उसमें सबसे पहले आपका सीमेंट चाहिए, सारा खेल आपका एग्रीगेट पे होगा। तो सीमेंट की बात करें तो ओपीसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं ताकि क्रैकिंग को रिड्यूस कर सकें। सल्फर रेजिस्टेंस सीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं ताकि एग्रीगेसिव इन्वायरमेंट में हम सल्फर रेजिस्टेंस सीमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये आपका सीमेंट हो गया। दूसरा आपका एग्रीगेट, सबसे मेन यही है। तो जैसे कि हाई डेंसिटी एग्रीगेट मैंने आपको बताया था कि कुछ खास तरह के एग्रीगेट यूज़ करते हैं, तो उसी में से कुछ इसमें यूज़ करेंगे, जैसे कि बेराइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, स्टील पंचिंग हो गया। ये सब क्या करता है, बेसिकली हैवी वेट की कंक्रीट है और इसकी वजह से ओवरऑल इसकी डेंसिटी इंक्रीज कर देती है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्टील स्लैग, स्टील सूट, हैवी अल्टरनेटिव फॉर इमनाइट एंड लैमोनाइट। तो ये सब जो है आपका बहुत अच्छा डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से आपकी शील्डिंग की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। फिर आपका वाटर यूज़ करेंगे, वाटर आपका पोर्टेबल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ होनी चाहिए, पीएच कंट्रोल होना चाहिए, ना एसिडिक हो ना बेसिक हो, एंड नॉन कोरेसिव होना चाहिए। एडमिक्सचर की बात करें तो एडमिक्सचर भी यहाँ पे एक अच्छा रोल प्ले करता है। सुपर प्लास्टिसाइजर का यूज़ करेंगे ताकि वर्केबिलिटी को इम्प्रूव कर सके। एडमिक्सचर बेसिकली काइंड ऑफ केमिकल होता है जिसकी वजह से हम इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं। सिलिका फोम या फ्लाई ऐश का यूज़ कर सकते हैं ताकि स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, स्पेशल एडमिक्सचर ताकि हीट रेजिस्टेंस एंड लो श्रिंकेज बना सके। तो ये कुछ एडमिक्सचर को यूज़ करते हैं न्यूक्लियर कंक्रीट बनाने के लिए। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो रिएक्टर कंटामिनेट वॉल, रिएक्टर का जो वॉल होता है, बेस लैब होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, उसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज, जहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर करते हैं, तो वहाँ पे भी आसपास की कंस्ट्रक्शन हम इसी की हेल्प से बनाते हैं। पार्टिकल एक्सट्रेशन रिसर्च लैब में इसको यूज़ करते हैं। मेडिकल रेडिएशन चैम्बर की दीवार बनाने में यूज़ करते हैं, कैंसर थेरेपी रूम हो गया। ठीक है, मिलिट्री एंड फॉर डिफेंस स्ट्रक्चर, मिलिट्री में या डिफेंस स्ट्रक्चर में भी हम न्यूक्लियर कंक्रीट का ही यूज़ करते हैं शील्डिंग प्रोवाइड करने के लिए। एडवांटेज की बात करें तो प्रोवाइड एक्सलेंट रेडिएशन शील्डिंग, एक्सलेंट रेडिएशन से शील्डिंग सेफ्टी प्रोवाइड करता है। लॉन्ग सर्विस लाइफ अप्रॉक्स 100 ईयर्स तक ये इसकी सर्विस लाइफ होती है। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी, हाई रेजिस्टेंस टू हीट एंड टेम्परेचर वेरिएशन एंड रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस होता है। प्रिवेंट लीकेज एंड रेडियो एक्टिव मटेरियल। कुछ इसके डिसएडवांटेज है, वेरी कॉस्टली तो होना ही है कंपेयर टू नॉर्मल कंक्रीट। रिक्वायर्ड स्पेशल हाई डेंसिटी एग्रीगेट चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मिक्स डिजाइन एंड प्लेसमेंट टेक्निक, इसको जो मिक्स करने की डिज़ाइन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए अच्छे से। प्लेसमेंट टेक्निक थोड़ी सी इसकी डिफरेंट है। हैवियर वेट इंक्रीज डेड लोड, अब हैवी एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं, भारी एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ओवरऑल इसकी वेट बढ़ जाएगी और ओवरऑल वेट बढ़ेगी तो इसकी डेड लोड बढ़ जाएगा। डेड लोड वही सेल्फ वेट को बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर की वेट बढ़ जाएगी, लोड बढ़ जाएगा। डिफिकल्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क, रिपेयर करना और मेंटेनेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। अगला जो हमारा टॉपिक है हीट रेजिस्टेंस कंक्रीट एंड रिफ्रैक्टरी कंक्रीट। ऐसा कंक्रीट जो हीट को रजिस्ट करेगा, और रिफ्रैक्टरी कंक्रीट बेसिकली उसको बोलते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन, डिमोलिश कंस्ट्रक्शन, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके हेल्प से जो कंक्रीट बनाते हैं, मतलब वेस्ट को रीयूज करके जो कंक्रीट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी कंक्रीट। और हीट रेजिस्टेंस जो हीट को रजिस्ट करेगा। तो आइए 1 बाय 1 जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम हीट रेजिस्टेंस कंक्रीट के बारे में। तो कंक्रीट वेस्टाइल कंस्ट्रक्शन मटेरियल बट इट स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी डिक्रीज सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड टेम्परेचर के बढ़ने से कंक्रीट के स्ट्रक्चर डिक्रीज होने लगती है, ये फैक्ट है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम एक खास तरह की कंक्रीट बनाते हैं ताकि हम वैसे जगह पे यूज़ कर सकें जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो। ठीक है, तो ओवरकम दिस लिमिटेशन हीट रेजिस्टेंट कंक्रीट एंड रिफ्रैक्टरी कंक्रीट आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वेयर एक्सपोजर हाई टेम्परेचर फ्रीक्वेंसी सच चिमनी हो गया, फर्नेस हो गया, पावर प्लांट हो गया, तो ये सब जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं।
कंक्रीट जनरली लॉसेज स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी हाई टेम्परेचर पे अपने ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ को लॉस करता है, बट ओपीसी सीमेंट को यूज करते हैं। ओपीसी कंक्रीट अंडरगो क्रैकिंग, स्प्लिंग एंड स्ट्रेंथ रिड्यूस विथ एक्सपोजर ऑफ 250 डिग्री तक ये आपका ओपीसी कंक्रीट जा सकता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, अगर 250 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर तो आपको हीट रेजिस्टेंस कंक्रीट बनाना पड़ेगा। इज डिजाइन टू विथस्टैंड मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है, ताकि एक मॉडरेट टेम्परेचर को 250 से लेकर के 900 डिग्री टेम्परेचर तक रजिस्ट करने की कैपेबल होता है आपका हीट रेजिस्टेंट कंक्रीट विदाउट लॉजिंग देयर स्ट्रेंथ। हीट रेजिस्टेंट कंक्रीट स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट होता है प्रिपेयर्ड विथ हीट रेजिस्टेंस सीमेंट। हीट रेजिस्टेंस सीमेंट की हेल्प से बना होता है एग्रीगेट, जो कि हीट रेजिस्टेंस होता है, बहुत हाई टेम्परेचर की हीट को रजिस्ट कर पाता है। अगर हम मटेरियल ही ऐसा यूज कर रहे हैं जो हाई टेम्परेचर को रजिस्ट कर पाए तो ओवरऑल हमारा तो हाई रेजिस्टेंस कंक्रीट बनेगा ही। विच कैन रजिस्ट एलिवेटेड टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर, थर्मल शॉक्स एंड केमिकल अटैक्स को रजिस्ट कर पाएगा। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव जानते हैं कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव है हीट रेजिस्टेंट कंक्रीट बनाने का। तो टू रजिस्ट मॉडरेट हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करने के लिए हाई रेजिस्टेंस कंक्रीट का यूज करते हैं। टू रिटेन स्ट्रेंथ, हाई टेम्परेचर पे भी अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन रखे। ड्यूरेबिलिटी इन हॉट कंडीशन, ठीक है। टू रिड्यूस थर्मल स्ट्रेस को भी रिड्यूस करे, स्पिलिंग को रिड्यूस करे। टू एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर की तरह भी ये वर्क करता है। तो ये कुछ इसकी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है, एफआरस, ठीक है, जो आपका हीट रेजिस्टेंस कंक्रीट है उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है, वो लगभग 900 डिग्री टेम्परेचर तक ये रजिस्ट कर पाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 900 डिग्री तक ये टेम्परेचर को रजिस्ट कर पाएगा। इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो रिटेन हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड एलिवेटेड टेम्परेचर यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर को एलिवेटेड टेम्परेचर बोलते हैं, तो उसको रजिस्ट कर पाएगा, इसकी स्ट्रेंथ है। एंड हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को भी ये रिटेन कर पाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी इसकी काफ़ी लो होती है, ये हीट को अपने अंदर फ्लो नहीं होने देता है, बहुत रजिस्ट करता है। प्रिवेंट हीट ट्रांसमिशन, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन, जब थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली उसको बोलते हैं जब कोई भी मटेरियल होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा हीट होने पे वो एक्सपेंड करने लगता है, ठीक है, तो उसको थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो ये थर्मल एक्सपेंशन को भी कंट्रोल करता है ताकि क्रैक को रिड्यूस कर सके। अब थर्मल एक्सपेंशन होगा तो बीच में क्रैक डेवलप होगा, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो रजिस्ट टू थर्मल शॉक्स को रजिस्ट करेगा एंड हॉट गैस को यह रजिस्ट करेगा, तो कुछ इसकी प्रॉपर्टी है। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से मटेरियल को यूज़ करते हैं हीट रेजिस्टेंस कंक्रीट बनाने के लिए। तो वही है, सबसे पहले आपका सीमेंट रहेगा, देन आपका एग्रीगेट होगा, फिर आपका एग्रीगेट एंड एडमिक्सचर एंड देन वाटर। मतलब बेसिकली ये 4 चीज़ों को यूज़ किया जाता है। वही सीमेंट की बात करें तो हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है, HSC जिसे बोलते हैं, या फिर पोजोलेनिक सीमेंट विथ फ्लाई एश या सिलिका फोम यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्पेशल हीट रेजिस्टेंट सीमेंट, स्पेशल सीमेंट आता है जो कि हीट रजिस्ट करने के लिए बनाया जाता है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। एग्रीगेट की बात करें जो सेकंड इंपॉर्टेंट थी वो क्रस्ट फायर ब्रिक, जो क्ले ब्रिक होता है, फायर ब्रिक होता है, उसको क्रस्ट करके हम इसमें एज ए एग्रीगेट यूज़ कर सकते हैं। एक्सपेंडेड क्ले, ठीक है, वर्क्यूमलाइट या फिर फूमिका या डायटोमाइट हो गया, कैल्शियम बॉक्साइड, ये सारा एग्रीगेट को हम यूज़ कर सकते हैं। एडमिक्सचर की बात करें तो फ्लाई एश यूज़ कर सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, सिलिका फोम हो गया, केमिकल एडमिक्सचर को यूज़ कर सकते हैं ताकि हम इसकी थर्मल रेजिस्टिविटी को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। वही वाटर आपका पोर्टेबल होना चाहिए एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन, क्लीन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम कंटामिनेट होना चाहिए, साल्टी नहीं होना चाहिए, पीएच कंट्रोल होना चाहिए। तो ये कुछ आपकी वाटर की प्रॉपर्टी है। ये सारे मटेरियल को यूज़ करते हैं हीट रेजिस्टेंट कंक्रीट बनाने के लिए। वहीं एप्लीकेशन की बात करें तो चिमनी में, इंडस्ट्रियल जो स्टिक होता है जो जहाँ से धुआं बाहर निकलता है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन में आप लोगों ने स्टिक के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ करते हैं हीट रेजिस्टेंट कंक्रीट का। फायर प्लेस जहाँ पे आग से रिलेटेड बहुत काम होते रहता है, ओवन हो गया, या फिर बेकरी प्लांट जो होती है उसमें भी हम हाई रेजिस्टेंस कंक्रीट का ही यूज़ करते हैं। पावर प्लांट बॉयलर या टरबाइन केसिंग हो गया, टरबाइन की जो केसिंग होती है उसमें भी बहुत हीट होता है। केमिकल इंडस्ट्री वेयर द हॉट गैस इज प्रेजेंट, जहाँ हॉट गैस प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे भी आप हीट रेजिस्टेंट कंक्रीट का ही यूज़ करेंगे। हीट शील्डिंग एंड प्रोटेक्टिव लाइनिंग्स, ये सब कुछ इसकी एप्लीकेशन है हीट रेजिस्टेंट कंक्रीट का। एडवांटेज की बात करें तो ये फायर सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, स्ट्रक्चर डैमेज को रिड्यूस करेगा, ड्यूरेबल होगा काफ़ी, ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा कंपेयर टू रिफ्रैक्टरी लाइनिंग। तो इसके लिमिटेशन कैन नॉट विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, अगर 1000 डिग्री से टेम्परेचर से बढ़ जाएगा, इसके मैक्सिमम मैंने आपको कितना बताया 900, तो 900 से ज़्यादा होगा, 1000 प्लस जाएगा तो ये अपनी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा।
कॉस्ट इज हायर देन ऑर्डिनेट कॉन्क्रीट, जो कन्वेंशनल कॉन्क्रीट उससे महंगा पड़ेगा, क्योंकि इसमें देख रहा आप एडमिक्सचर खास टाइप के सीमेंट यूज़ कर रहे हैं। रिक्वायर्ड स्किल लेबर, ठीक है, मिक्सिंग एंड क्यूरिंग के लिए। रॉ मटेरियल लाइक HAC बॉक्साइट ये सब में नॉट ईजिली अवेलेबल, तो इसकी कुछ लिमिटेशन है। अब नॉर्मल कॉन्क्रीट एंड हीट रेजिस्टेंट कॉन्क्रीट की कंपैरिजन कर लेते हो तो इसके टेम्परेचर नॉर्मल कॉन्क्रीट 250 डिग्री तक ही रजिस्ट कर पाते, उसके बाद अपना स्ट्रेंथ को लॉस करने लगेगा, लेकिन हीट रेजिस्टेंट कॉन्क्रीट 900 डिग्री तक टेम्परेचर झेल पाएगा। सीमेंट की बात करें तो OPC या PPC यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें हाई एल्यूमिनियम सीमेंट या कुछ स्पेसिफिक हीट रेजिस्टेंट टाइप के सीमेंट यूज़ करेंगे। एग्रीगेट की बात करें तो नॉर्मल क्रस्ट स्टोन ग्रेवल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हीट रेजिस्टेंट में फायर ब्रेक हो गया, फोमिका हो गया, इस तरह की स्पेशल एग्रीगेट यूज़ करेंगे। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो नॉर्मल कॉन्क्रीट थोड़ा कमज़ोर होता है, स्पेल क्रैक हो सकता है इसमें, लेकिन हीट रेजिस्टेंट कॉन्क्रीट ये स्टेबल और ड्यूरेबल होता है, काफ़ी ड्यूरेबल होता है। एप्लीकेशन की बात करें तो जनरल स्ट्रक्चर और ये आपका चिमनी हो गया, ओवन हो गया, बॉल, यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका रिफैक्ट्री कॉन्क्रीट, ठीक है, तो जानते क्या होता है। तो कॉन्क्रीट इज जनरली अनस्टेबल फॉर वेरी हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन। ऑर्डिनेट पोर्टलैंड OPC कॉन्क्रीट लॉस देयर स्ट्रेंथ 250 से, जो नॉर्मल कॉन्क्रीट होती है 250 से 300 डिग्री टेम्परेचर पहुँचते पहुँचते तक ये अपनी स्ट्रेंथ को लॉस कर देता है। वहीं अगर इसके बाद भी हमने पढ़ा है कि हीट रेजिस्टेंट कॉन्क्रीट, तो व्हेन इवन हीट रेजिस्टेंट कॉन्क्रीट भी, इसकी भी लिमिटेशन मैंने आपको बताया 900 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन अब मानते हैं कि 900 डिग्री टेम्परेचर से भी ज़्यादा कहीं टेम्परेचर हुआ तो वहाँ पे क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिफैक्ट्री कॉन्क्रीट, ठीक है। तो फॉर इंडस्ट्रियल लाइक स्टील प्लांट, सीमेंट क्लिंग या फिर फर्नेस, ठीक है, इस तरह के जो प्लांट्स है, रिएक्टर हो गया, टेम्परेचर वहाँ पे 1000 डिग्री प्लस हो जाता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे तो आपका हीट रेजिस्टेंट कॉन्क्रीट भी फेल हो गया, तो वहाँ पे हम रिफैक्ट्री कॉन्क्रीट को यूज़ करते हैं, ठीक है। रिफैक्ट्री कॉन्क्रीट बेसिकली 1000 डिग्री टेम्परेचर को भी रजिस्ट कर पाता है। तो रिफैक्ट्री कॉन्क्रीट ऑल्सो नोन एज मोनोलाइट कैस्टेबल्स एंड अनशेप्ड मोनोलाइट रिफैक्ट्री मटेरियल, ये दो नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा चीज़। आर मेनली मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीमेंट, ये मेनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीमेंट बना होता है जो कि विच इज नोन एज रिफैक्ट्री सीमेंट, ठीक है। जो हाई टेम्परेचर बाइंडिंग एग्रीगेट दैट कैन बी यूज एज फाइन और कोर्स एग्रीगेट रिप्लेस इज ऑल्सो नोन एज रिफैक्ट्री, ठीक है। तो ये होता है आपका रिफैक्ट्री कॉन्क्रीट, जो आपकी मोर देन 1000 डिग्री टेम्परेचर को भी रजिस्ट कर पाते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव जानते हैं, टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, 900 डिग्री टेम्परेचर से भी ज़्यादा झेलने के लिए कैपेबल होता है आपका रिफैक्ट्री कॉन्क्रीट। टू रिटेन मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे भी मोर देन 1000 डिग्री टेम्परेचर पे ही अपनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को मेंटेन रखता है। टू रजिस्ट थर्मल शॉक्स, जो थर्मल शॉक्स होता है, एक बैग से हीट एक बैग से कोल्ड, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर पे ये चेंजेस होता है, तो उस शॉक्स को भी ये रजिस्ट करने के कैपेबल होता है, ठीक है, सडन कूलिंग सडन हीटिंग को, ठीक है। टू विथस्टैंड केमिकल अटैक्स बाय स्लैग हो गया, मोल्टन मेल्ट हो गया एंड हॉट गैस को से होने वाले जो केमिकल अटैक्स होते हैं उसको भी ये विथस्टैंड कर पाता है। टू प्रोवाइड इंसुलेशन इन हाई टेम्परेचर स्ट्रक्चर, तो ये कुछ इसकी ऑब्जेक्टिव है, इसकी वजह से हम यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी की बात करें, टेम्परेचर रेजिस्टेंस इसकी 900 से लेकर के 1800 डिग्री टेम्परेचर तक होता है, डिपेंडिंग अपॉन कंपोजिशन। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है हाई टेम्परेचर पे भी इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होती है। डायमेंशन स्टेबिलिटी भी होती है इसकी, लो श्रिंकेज हो गया, लो थर्मल एक्सपेंशन, हीट की वजह से ये जो एक्सपैंड होता है आपके मटेरियल, तो इसमें बहुत कम एक्सपेंशन दिखी जाती है। थर्मल शॉक्स को रजिस्ट कर पाएगा, विथस्टैंड रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग साइकिल। ड्यूरेबिलिटी भी इसकी बहुत अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट टू एब्जॉर्प्शन, इरोजन एंड केमिकल एक्शन, ठीक है। भाई डेंसिटी की बात करें तो अवेलेबल इन बोथ, ये डेंस में भी अवेलेबल होता है और लाइटर में भी अवेलेबल होता है, ठीक है। वो एग्रीगेट पर डिपेंड करता है कि कौन से एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से मटेरियल को यूज़ करेंगे इसको बनाने के लिए, रिफैक्ट्री कॉन्क्रीट को बनाने के लिए। तो वही है सीमेंट एग्रीगेट, वाटर एडमिक्सचर चाहिए, लेकिन बस सीमेंट और एग्रीगेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सीमेंट की बात करें तो इसमें हम हाई एल्यूमिना सीमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि रिच होगा 30 to 80% एल्यूमिना से भरा हुआ होगा, एक्सलेंट फॉर हीट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये सीमेंट यूज़ कर सकते हैं, या फिर कैल्शियम एल्यूमिनेट सीमेंट CaC फॉर वेरी हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, बहुत हाई टेम्परेचर को रेजिस्टेंस करने के लिए CaC का यूज़ करेंगे। रिफैक्ट्री सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली डिजाइन फॉर फर्निश एंड क्लिंकर्स, स्पेशली डिजाइन होता ही है रिफैक्ट्री सीमेंट, ठीक है, क्लियर है। तो आपका एग्रीगेट क्रस्ट फायर ब्रिक का यूज़ करेंगे, रिफैक्ट्री जो ग्रोग होता है, ठीक है। कैल्शियम बॉक्साइड का यूज़ कर सकते हैं, मैग्नेटाइट का यूज़ कर, सिलिका, जिक्रॉन, एल्यूमिनियम एंड क्रोमाइट का यूज़ कर सकते हैं एज ए एग्रीगेट। स्पेशल लाइट वेट रिफैक्ट्री एग्रीगेट फॉर इंसुलेशन, तो ये कुछ इसकी एग्रीगेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। फिर आपका एडमिक्सचर आ जाएगा, एडमिक्सचर टू कंट्रोल सिटिंग टाइम,
सीटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए, ताकि जल्दी सीट हो जाए, जल्दी फिक्स हो जाए, तो हम उसमें कुछ एडमिक्सर का यूज़ करते हैं। एंड इम्प्रूव थर्मल शॉक रेजिस्टेंस को भी इम्प्रूव करने के लिए हम एडमिक्सर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे केमिकल स्टेबलाइजर का यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्ट अगेंस्ट हॉट गैस। वाटर क्लीन होना चाहिए एंड एज पर IS स्टैंडर्ड होना चाहिए, पानी साफ होना चाहिए, फ्री फ्रॉम कंटामिनेट होना चाहिए। तो ये सब कुछ इसकी मटेरियल थी। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव कंक्रीट। ठीक है, कौन कौन से टाइप अवेलेबल है। तो डेंस रिफ्रैक्टिव कंक्रीट सबसे पहला टाइप, ठीक है, जिसकी डेंसिटी हाई होगी, हाई डेंसिटी, हाई स्ट्रेंथ, विथस्टैंड डायरेक्ट फ्लेम, डायरेक्ट फ्लेम को भी ये विथस्टैंड कर पाएगा, एंड मोल्टेड मटेरियल एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यूज इन फर्नेस, हीट होगा, बॉयलर में यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, सेकंड आपका इंसुलेटिंग रिफ्रैक्टिव कंक्रीट, ये आपका इसकी डेंसिटी कम होती है, इसके जस्ट अपोजिट, एंड लाइट वेट, हल्का होता है ये। ठीक है, यूज इन इंसुलेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि हीट लॉस को रिड्यूस कर सके। नॉट सूटेबल फॉर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद फ्लेम, ये डायरेक्ट फ्लेम के कॉन्टैक्ट के लिए सूटेबल नहीं है। इसका मतलब इसे चिमनी में यूज़ नहीं कर सकते हैं, फर्नेस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। यूज एज बैकअप लाइनिंग बिहाइंड द डेंसिटी फैक्ट्री। ठीक है, बैकअप लाइनिंग है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेज की बात करें तो ये 1800 डिग्री टेम्परेचर तक रजिस्ट कर पाता है, प्रोवाइड बोथ स्ट्रेंथ भी देता है और इंसुलेशन भी देता है, हाई रेजिस्टेंस टू थर्मल शॉक्स एंड केमिकल अटैक्स। ठीक है, इंक्रीज सर्विस लाइफ एंड फर्नेस रिएक्टर। ठीक है, कैन बी कास्ट इन सीटू या फिर प्री कास्ट, दोनों तरह से मिलता है, ये साइड पे भी बना सकते हैं और प्री कास्ट भी बना सकते हैं। इसकी लिमिटेशन, ये थोड़ा महंगा, मोर एक्सपेंसिव है देन ऑर्डिनेट, स्किल्ड लेबर चाहिए हमें इसके लिए। ठीक है, रॉ मटेरियल जैसे HVAC रिफ्रैक्टिव एग्रीगेट में नॉट इजली अवेलेबल, हर जगह ये इजली अवेलेबल नहीं होता है। ब्रिटल इन नेचर अंडर द सर्टेन कंडीशन, तो इसकी कुछ लिमिटेशन है। हीट रेजिस्टेंस कंक्रीट एंड रिफ्रैक्टिव कंक्रीट का डिफरेंस देख लेते हैं। इसकी टेम्परेचर होती है 250 से 900 लेकर के, और ये होता है 900 से 1800 तक। ठीक है, इसमें जो सीमेंट यूज़ करते हैं वो HAC सीमेंट यूज़ करते हैं, हाई रेजिस्टेंस सीमेंट यूज़ करते हैं। वही रिफ्रैक्टिव में HSC, CSC या रिफ्रैक्टिव सीमेंट यूज़ करते हैं। एग्रीगेट की बात करें तो फूमिका हो गया, एक्सपेंडेड क्ले हो गया, फायर ब्रिक हो गया। वहीं रिफ्रैक्टिव कंक्रीट में बॉक्साइट हो गया, मैग्नेसाइट हो गया, इस तरह की कंक्रीट यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो ये आपका चिमनी, ओवन, बॉयलर में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रिफ्रैक्टिव कंक्रीट क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर को रजिस्ट कर पाते हैं, तो फर्नेस हो गया, रिएक्टर में, प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। डेंसिटी की बात करें तो हीट रेजिस्टेंस की मीडियम होती है, और इसकी ये डेंस में भी अवेलेबल है और इंसुलेटिंग में भी अवेलेबल है, तो इसके डिफरेंस है। नेक्स्ट जो टॉपिक अपना प्री फैब्रिकेटेड सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो प्री फैब्रिकेटेड यानी कि पहले बना हुआ हो। ठीक है, जैसे पैनल जो रूफ है उसे हम क्या करते हैं कि अब फैक्ट्री में बना लेते हैं, मास प्रोडक्शन के लिए उसे फैक्ट्री में बना लेते हैं, और जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ उसे ट्रांसपोर्ट करके उस साइट पे जा करके उसको जस्ट असेंबल करते हैं। इससे फ़ायदा होता है हमें कि हम इसे फास्ट कंस्ट्रक्शन होती है, और मास प्रोडक्शन हमें फैक्ट्री में हम कर चुके हैं तो अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो कुछ ये होता है आपका प्री फैब्रिकेटेड सिस्टम। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो प्री फैब्रिकेटेड इज कंस्ट्रक्शन टेक्निक इन विच बिल्डिंग कंपोनेंट जैसे कि वॉल हो गया, स्लैब हो गया, बीम हो गया, कॉलम, स्टेयर केस, रूफ पैनल, इस सब को मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्री, इस सब को हम फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। ठीक है, या फिर कास्टिंग यार्ड जो होता है जहाँ पे कास्ट किया जाता है, तो वहीं पर मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द साइट पे हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड देन वहाँ पे असेंबल करते हैं इनटू स्ट्रक्चर। फिर आपका ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्ड ऑफ साइट, ठीक है, इसकी कॉन्सेप्ट जो बोला जाता है बिल्ड ऑफ साइट, यानी कि साइट पे नहीं, किसी फैक्ट्री या कास्टिंग यार्ड में हम इसको बिल्ड करते हैं। एंड असेंबल ऑन साइट, ये कॉन्सेप्ट पे ये चलता है, साइट पे फैक्ट्री में इसको बिल्ड करेंगे एंड इसको असेंबल साइट पे करेंगे। ऑब्जेक्टिव टू सेव कंस्ट्रक्शन टाइम, इससे कंस्ट्रक्शन टाइम बढ़ेगा, क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, एंड रिड्यूस कॉस्ट, सस्ता पड़ेगा क्योंकि मास प्रोडक्शन होता है, उसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट घट जाती है। एंड अचीव मास हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग इफिशिएंटली। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फैक्ट्री मेड कंपोनेंट, फैक्ट्री मेड कंपोनेंट होता है। कंट्रोल क्वालिटी, क्वालिटी फैक्ट्री में अगर हुआ तो क्वालिटी चेक अच्छे से होता है, तो क्वालिटी कंट्रोल होगा, स्टैंडर्डाइज होगा। ठीक है, मास प्रोडक्शन पॉसिबल होगा। स्पीड कंस्ट्रक्शन एट साइड पे स्पीडली कंस्ट्रक्शन, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से पैनल लाया जा रहा है और जस्ट इसको ला करके यहाँ पे असेंबल कर दिया जाएगा, तो एक दिन में भी एक घर बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत स्पीड कंस्ट्रक्शन होता है। लेस डिपेंडेंसी ऑन साइट लेबर की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट मैकेनिकल इक्विपमेंट फॉर हैंडलिंग एंड इरेक्शन। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ प्री फैब्रिकेटेड सिस्टम, कौन कौन से टाइप अवेलेबल है प्री फैब्रिकेटेड सिस्टम का। तो प्री फैब्रिकेटेड सिस्टम आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ देयर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर सिस्टम के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन। तो लार्ज पैनल सिस्टम, ठीक है, सबसे पहला क्या है, लार्ज पैनल सिस्टम। इसमें बड़े बड़े पैनल्स को बना लिया जाता है एक ही बार। प्रीकास्ट वॉल पैनल एंड फ्लोर स्लैब आर यूज्ड। ठीक है, वाइडली यूज इन मास हाउसिंग
जो बहुत सारे घर एक ही साथ बनाने हैं तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। एंड मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट, ठीक है, 10 फ्लोर 20 फ्लोर की अपार्टमेंट बनानी है तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। एग्जांपल जैसे प्रीकास्ट कॉन्क्रीट वॉल पैनल हो गया, हॉलो कोर स्लैब हो गया, तो ये था आपका पहला। सेकंड आपका फ्रेम सिस्टम, यानी इसमें क्या होगा कि एक फ्रेम बनाया जाएगा, ठीक है, प्रीकास्ट बीम एंड कॉलम फ्रॉम द स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क के बेसिस पे काम होगा। इस पर पहले एक फ्रेम बनाया जाएगा, ठीक है, स्लैब बीम और स्लैब को, उसके बाद वहाँ पर पैनल फिट किया जाएगा, ठीक है। स्लैब एंड वॉल आर कनेक्टेड देन टू द फ्रेम, ठीक है। यूज इन इंडस्ट्रियल सीड्स, ऑफिस बिल्डिंग एंड ब्रिज बनाने में यूज किया जाता है इसको। थर्ड है आपका स्लैब बॉक्स सिस्टम, ये एक बॉक्स के तरह काम कर रही है। देखिए एक जो बॉक्स फॉर्मिंग हो रहा है तो बॉक्स फॉर्मिंग की तरह ये काम करता है। तो प्री फैब्रिकेटेड फ्लोर स्लैब, रूफ स्लैब एंड बॉक्स शेप यूनिट प्रोवाइड हाई रिजिडिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ प्री फैब्रिकेशन के डिग्री पे जो क्लासिफिकेशन है तो वो ओपन प्री फैब्रिकेशन एंड क्लोज प्री फैब्रिकेशन। ओपन यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट आर मैन्युफैक्चर्ड बट कैन नॉट बी मॉडिफाइड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू देयर डिजाइन। स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अचीव डिजाइन, ठीक है। क्लोज प्री फैब्रिकेशन होता है फुल्ली स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट विदाउट मॉडिफिकेशन, इसमें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो मटेरियल होता है ना उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने शेप के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये फुल्ली स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट होता है, स्टैंडर्ड इसका डायमेंशन होता है। फास्टर कंस्ट्रक्शन एंड लेस फ्लेक्सिबल, ये लेस फ्लेक्सिबल है, ये मोर फ्लेक्सिबल है, ठीक है। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन क्लासिफिकेशन की बात करें तो वॉल पैनल प्री फैब्रिकेशन, यानी कि वो उस कंस्ट्रक्शन में वॉल पैनल आपको प्री फैब्रिकेटेड होगा, प्रीकास्ट कॉन्क्रीट वॉल, ठीक है। फिर फ्लोर या फिर रूफ प्री फैब्रिकेशन, इसमें फ्लोर या फिर रूफ पहले से बना हुआ होगा। प्रीकास्ट स्लैब हो गया, होलो ब्लॉक हो गया, प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट प्लैंक्स हो गया, ठीक है। फिर आपका स्टीयर केस यूनिट है तो प्री कास्ट स्टीयर केस फॉर क्विक इंस्टॉलेशन, जल्दी से सीढ़ी बनाने के लिए प्रीकास्ट इंस्टॉलेशन, प्रीकास्ट स्टीयर केस का यूज़ कर सकते हैं। मॉड्यूलर एंड 3D यूनिट, ठीक है, इंटायर रूम हो गया, बाथरूम हो गया एंड किचन हो गया, ठीक है, पूरा 3D यूनिट की तरह इसको यूज़ करते हैं। ब्रिज एलिमेंट, प्रीकास्ट ग्रिड हो गया, डेक जो आपका ब्रिज होता है, ब्रिज का जो जिस पे व्हीकल चलता है दैट इज कॉल्ड डेक, पियर कैप्स हो गया, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूनिट जैसे कि प्रीकास्ट शेड हो गया, वेयर हाउस हो गया, फैक्ट्री, सब आपको एप्लीकेशन के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। टाइप ऑफ प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट की बात करते हैं कि कौन कौन से प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट बनाए जाते हैं। तो प्रीकास्ट वॉल पैनल, वॉल की जो पैनल होती है उसको बनाया जाता है। लोड बियरिंग वॉल, नॉन लोड बियरिंग वॉल दोनों के लिए बनाया जाता है। जो दीवार होती है ना, दीवार इन शॉर्ट में दीवार, तो ये लोड बियरिंग नॉन लोड बियरिंग दोनों के लिए प्रीकास्ट बनाया जाता है। प्रीकास्ट कॉलम बीम भी बनाया जाता है फॉर फ्रेम स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रीकास्ट स्लैब भी बनाया जाता है, होलो कोर स्लैब हो गया, वोफेल स्लैब हो गया, प्री स्ट्रेस प्लिंक हो गया, ठीक है। प्रीकास्ट स्टीयर केस स्ट्रेथ एंड फ्लाइट स्पेयर हो गया। प्रीकास्ट रूफ एलिमेंट जैसे कि सेल रूफ यूनिट हो गया, फ्लोडेड प्लांट हो गया, डोम्स हो गया, ठीक है। प्रीकास्ट फाउंडेशन जैसे पाइल कैप हो गया, फुटिंग ब्लॉक हो गया, 3D मॉडलिंग, ठीक है। प्रीकास्ट ब्रिज कंपोनेंट में आ जाता है आपका ग्राइडर हो गया, डिक स्लैब हो गया, पियर कैप हो गया, फिर टनल सेगमेंट, ये सब आपका कंपोनेंट के बेसिस पे है, ठीक है। मटेरियल कौन कौन से यूज़ करते हैं प्रीकास्ट सिस्टम बनाने के लिए, तो वही आपका कंक्रीट यूज होगा, फॉर कंप्रेसिव स्टील यूज होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, कंक्रीट है आपका ऑर्डिनेट रेनफोर्समेंट और प्री स्ट्रेस्ड, ठीक है। स्टील यूज करते हैं ताकि रेनफोर्समेंट की जगह पे कनेक्शन बनाने के लिए, जैसे दो मटेरियल है उसको कनेक्ट करने के लिए स्टील का यूज करते हैं। लाइट वेट मटेरियल एक्सपेंडेड पॉलिस्टर हो गया, फाइबर रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट हो गया, लाइट वेट ब्लॉक्स को यूज करते हैं, ठीक है। हाइब्रिड मटेरियल जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ स्टील एंड कॉन्क्रीट, ठीक है, कंपोजिट स्ट्रक्चर के लिए, तो ये सब कुछ मटेरियल को यूज करते हैं प्रीकास्ट प्री फैब्रिकेटेड सिस्टम में कंस्ट्रक्शन के लिए। ज्वाइंट की बात करें कि दो जो जैसे रूफ है और स्लैब है उसको ज्वाइंट करना है, रूफ हो गया और जो स्लैब पैनल उसको ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए कौन कौन से ज्वाइंट को यूज़ करते हैं, तो आपका वेल्डेड ज्वाइंट, वेल्डिंग के थ्रू जो आयरन वेल्डिंग करते हैं वेल्डिंग के थ्रू ज्वाइंट कर सकते हैं, बोल्ट के थ्रू ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। मोटार का भी यूज़ करते हैं ज्वाइंट करने के लिए, या फिर ग्राउंड फिटेड ज्वाइंट भी होती है कॉन्क्रीट पैनल्स के लिए। ड्राई कनेक्शन होता है विथ मैकेनिकल फास्टनर, तो ये कुछ ज्वाइंट को यूज़ करते हैं या कनेक्शन को यूज़ करते हैं फॉर ज्वाइनिंग टू एलिमेंट्स, ठीक है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्री फैब्रिकेशन सिस्टम की बात करें तो अचीव एफिशिएंसी एंड प्री फैब्रिकेशन फॉलो दिस प्रिंसिपल। स्टैंडर्डाइजेशन, इसके कुछ प्रिंसिपल है। स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि एक स्टैंडर्ड साइज को मेंटेन किया जाता है इसमें। डिजाइन कंपोनेंट स्टैंडर्ड साइज, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज शेप को मेंटेन किया जाता है। डायमेंशन कोऑर्डिनेशन, यूज ऑफ मॉड्यूलर ग्रिड सिस्टम, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 100 mm या 300 mm की
मॉड्यूलर ग्रिड सिस्टम को यूज़ किया जाता है। सिंप्लीफिकेशन, इसमें बहुत ज़्यादा दम डिजाइनेशन नहीं होता, सिंपली होता है। रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी टू ज्वाइंट एंड शेप इजिली असेंबल। मास प्रोडक्शन किया जाता है, अब एक दो तो बनाएगा नहीं, प्री फैब्रिकेशन मास प्रोडक्शन, लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग मिनिमाइज कॉस्ट, जिसकी वजह से कॉस्ट सस्ता हो जाता है। ठीक है। मैकेनाइजेशन की बात करें, यूज ऑफ क्रेन, लिफ्टिंग इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन ऑफ हैंडलिंग, ये सब कुछ इसकी प्रिंसिपल है। ठीक है। मेथड ऑफ प्री फैब्रिकेशन की बात करें तो साइट प्री फैब्रिकेशन होती है, साइट पे भी प्री फैब्रिकेशन कर सकते हैं या फिर फैक्ट्री प्री फैब्रिकेशन होता है। साइट की बात करें तो कंपोनेंट मेड नियर द कंस्ट्रक्शन साइट, कास्टिंग यार्ड नियर द कंस्ट्रक्शन साइट होगी। ठीक है। एडवांटेज नो हैवी ट्रांसपोर्ट, डिसएडवांटेज लेस कंट्रोल क्वालिटी। लेकिन वही अगर फैक्ट्री में अगर बन रहा है कंपोनेंट, तो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री, तो इसकी हाई क्वालिटी होगी, ऑटोमेशन होगा, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिकल ये ट्रांसपोर्ट चार्ज इसमें थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये इसकी मेथड है। प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आप उस जो भी एलिमेंट बनाना उसके डिजाइन करेंगे या डिटेलिंग करेंगे। ठीक है। स्ट्रक्चर एनालिसिस, लोड कैलकुलेशन, रेनफोर्समेंट, ठीक है, डिटेलिंग। उसके बाद आपका फ्रेमवर्क प्रिपरेशन, उसके बाद फ्रेमवर्क बनाएंगे, यानी कि उसका जो सपोर्टिंग एलिमेंट जैसे स्टील के हेल्प से, टिम्बल के हेल्प से उसका फ्रेमवर्क बनाएंगे। फिर आपका रेनफोर्समेंट प्लेस करेंगे प्री स्ट्रेस वायर के हेल्प से फॉर बीम स्लैब। ठीक है। उसके बाद आपका कास्टिंग एंड कॉम्पैक्शन करेंगे, उसके ऊपर वाइब्रेटर के हेल्प से कॉन्क्रीटिंग करेंगे। फिर क्यूरिंग करेंगे, सुखाएंगे उसको, स्टीम क्यूरिंग कर सकते हैं या एक्यूमुलेटेड क्यूरिंग कर सकते हैं फॉर इजली स्ट्रेंथ। फिर उसको डिमोल्डिंग, मोल्ड में से डिमोल्डिंग करेंगे एंड स्टोर कर देंगे, रिमूव फ्रॉम द स्टेकिंग केयरफुली। फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे जहाँ पे चाहिए साइट पे, कंपोनेंट लोडेड ऑन ट्रैक्टर और ट्रक्स। ठीक है। फिर आपको उसको साइट पे इरेक्शन करेंगे, लिफ्ट एंड असेंबल द यूजिंग क्रेन्स के हेल्प से उसको लिफ्ट करेंगे, उठाएंगे और उसको असेंबल कर देंगे। तो ये प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। ठीक है। एडवांटेज की बात करें तो स्पीड कंस्ट्रक्शन होती है, क्वालिटी कंट्रोल होगा इसमें, इकोनॉमिकल मास हाउसिंग, लेस साइट डिस्टर्बेंस, साइट पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगा, सेफ्टी होगा, ड्यूरेबल होगा, ये इसकी कुछ एडवांटेज है। वही थोड़ी सी डिसएडवांटेज भी है इसकी, हाई इनिशियल कॉस्ट, अगर कंपनी में फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करें तो इनिशियल कॉस्ट बढ़ेगी। ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट करने में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में तो प्रॉब्लम है ही। लिफ्टिंग एंड इरेक्शन डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफिकल्टी, लेस फ्लेक्सिबल होगा क्योंकि एक स्टैंडर्ड साइज में आता है। ठीक है। मॉडिफिकेशन करना मुश्किल होता है, ज्वाइंट थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, जैसे ये दो कंपोनेंट है उसको ज्वाइंट करने में ये टाइम के साथ थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो रेसिडेंशियल हाउसिंग, अपार्टमेंट, मास हाउसिंग स्कीम हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग जैसे ऑफिस, मॉल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में आपका फैक्ट्री, वेयर हाउस। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मेट्रो हो गया, फ्लाईओवर हो गया, ब्रिज हो गया, ब्रिज में तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है। आपका रिलीफ हाउस हो गया, डिजास्टर रिलीफ हाउस, तो वहाँ पे भी क्विक इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये कुछ इसकी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 3 भी फिनिश होता है। हमने इस यूनिट में सब टॉपिक को 1 बाय 1 डिस्कस किया है, सारे डिटेल्स में जाकर के डिस्कस किए हैं। आप इसको इस नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे, यूनिक सीरीज़ के प्लेटफॉर्म पे सारे कोर्सेज, सारे ब्रांचेस के कोर्स अवेलेबल हैं। आप इस कूपन कोड को यूज़ करके एक अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में आने वाले यूनिट के भी वन शॉट आपको बहुत जल्द ही मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।